ये हमारा सोर्स है जो कि इस सर्कल के अबाउट लगातार घूम रहा है। ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग इस पूरे प्लेन में कहीं पर भी कोई ऑब्जर्वर हो सकते हैं जिसकी बातचीत यहां की गई। जब ये सोर्स यहां से जाएगा तो इस समय पर इसके साथ, क्योंकि ये एंगल इसका अलग होगा, ये अल्फा 1 पर होगा, जब यहां जाएगा तो इसका ये एंगल अल्फा 2 होगा, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम भी अलग अलग हो जाएंगी और दोनों सुन भी लेंगे। अब जैसे हमारा कान यहां पर है और यहां पर हो गया इन दोनों वेव का इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? दिस इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। सबसे चीज जो इंपॉर्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं चेंज हो सकती। हेलो 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 हेलो, क्या हालचाल, कैसे हैं भाई साहब? एनएसईपी की तैयारी, फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी, पहला लेवल बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। बहुत अच्छे बच्चों के बहुत सारे कमेंट मिले। कुछ बच्चों को कहना सर बहुत मस्त, मजा आ रहा है एकदम यार। हमने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है फिर तो पहली चीज तो ये कि जो चीज बढ़िया चल रही है उसको और बढ़िया करते हैं। और वेव मोशन में जो कंफ्यूजन्स थे आई थिंक वो क्लियर हुए होंगे और एक अप्रोच आपको मिल गई कि सर हमें किस दिशा में बढ़ना है। वेव की बात करें, जैसा मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया कि सबसे ज्यादा कोशिश करो कि शिफ्टिंग टुवर्ड्स स्टैंडिंग वेव, इंटरफेरेंस, इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पॉसिबल भी है और ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। और डॉपलर इफेक्ट तो एकदम फेवरेट माफिक टॉपिक हो चुका है। तो आज के लेक्चर में पहले बता दें डिस्कस क्या क्या करें, है ना? तो आज के टॉपिक में डिस्कस होने वाले हैं आईएनपीएचओ 2020 का क्वेश्चन नंबर 4 जो था डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड, और एक ऐसा क्वेश्चन जो डॉपलर इफेक्ट में आपकी सारी कहानी, सारी आंखें खोल देगा। मतलब इस क्वेश्चन को लगा डाला तो लाइफ झिंगालाला। तो भाई साहब आईएनपीएचओ 2020 का क्वेश्चन लगा डाला तो लाइफ एकदम झिंगालाला हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे एनएससीपी के और पीवाईक्यूज की कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या थ्योरी, क्या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। तो कंसेप्ट का डिस्कशन भी हम क्वेश्चन के साथ ही करने वाले, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस प्रैक्टिस में चल रहा है। लेकिन अगर आपको थ्योरी की आवश्यकता लग रही है तो हमारे प्यारे हेमंत सिंगल सर एनएससीपी टॉपर बैच के अंदर आपको पढ़ा रहे हैं। आप एनएससीपी टॉपर बैच में जाइए, वहां पर उनकी रिकॉर्डिंग डिटेल में देख सकते हैं फॉर द ओलंपियाड पर्पज, राइट? तो इस पर नहीं होना है कोई बवाल, बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है काम ताकि हम लोग मचा सकें धमाल। तो भाई साहब करते हैं शुरू आज के लेक्चर को। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आईएनपीएचओ 2020 के क्वेश्चन की, ताकि थोड़ा सा अंदाज मस्त हो जाए। क्या बच्चों तैयार हो चैलेंज के लिए? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, बहुत बेहतर तरीके से फ्रेम किया गया क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन गिवन बहुत कम, पूछी गई इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा, और अगर देखा जाए तो कहानी काफी अच्छी है। तो सबसे पहले तो एक ये ग्राफ है जो आपके सामने बना हुआ है, और आइए चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, अंदाजा लेते हैं। एंड दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ आईएनपीएचओ 2020। आईएनपीएचओ 2020 क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया साउंड सोर्स एस इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद टाइम पीरियड टी। इट इज कंटिन्यूअसली emitting sound of a fixed frequency f naught. Two detectors 1 and 2 are placed somewhere in the same plane as the circular trajectory of the source. एक सोर्स है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है और ऐसे कई सारे क्वेश्चन अलग अलग जगहों पर पूछे भी गए हैं, तो कृपया करके इससे थोड़ा कनेक्ट हो जाए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय द टू डिटेक्टर इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी एज शोन बिलो। जो डिटेक्ट की है उन दोनों ने फ्रीक्वेंसीज वो कुछ इस तरीके से अपने को प्राप्त हुई। अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसीज, इसकी टॉप फ्रीक्वेंसी 1300 प्राप्त हुई है, इसकी लोअर 800 प्राप्त हुई, एक की दी गई। इसके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन गिवन नहीं दिखाई पड़ रही है, तो अपन ने कहा चलो सर कोई बात नहीं। आइए अब बातचीत को आगे की तरफ लेके चलते हैं और समझते हैं पहले क्या क्वेश्चन इस पर पूछे गए। तो पहले आपने समझा कि कोई एक प्लेन है जिस पर सर्कल पे एक सोर्स घूम रहा है और एक ऑब्जर्वर उस प्लेन पे कहीं पर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे बोला गया स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम इज गिवन एज 330। अगर ये आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं यहां पर लिख देता हूं। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो दिया गया है वो है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये गिवन है। अब अपने को पहला क्वेश्चन जल्दी से आ जाइए। बोला क्या डिटरमाइन द टाइम पीरियड टी ऑफ द सोर्स। सोर्स का टाइम पीरियड टी क्या होगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया। कहानी आपके सामने ये गिवन है, सिर्फ ग्राफ पर बेस्ड। तो आपने कहा सर कैसे बताएं टाइम पीरियड होता क्या है? आपने कहा टाइम पीरियड जिसके बाद दोस्त खुद को रिपीट करें। तो आपने कहा सर अगर मैं टाइम पीरियड देखने की कोशिश करूं तो मुझे दिखाई पड़ता है कि ऑब्जर्वर कहीं पर भी रहा होगा, वो पीक फ्रीक्वेंसीज या लोअर पीक फ्रीक्वेंसीज वो किसी एक क्षण पर सुन रहा होगा और एक पूरे सर्कल में वो एक बार ही पॉसिबल बन रहा होगा।
आपने कहा सर हाँ, थोड़ी बहुत बातें समझ में आती। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी समझ में आता है, तो भी जरा ध्यान से बिल्कुल सोचना है, बिल्कुल समझना है। पहले पूरे क्वेश्चन की एकदम प्रॉपर स्कैनिंग करते हैं। टाइम पीरियड टी, कई बार ऐसा होता है कि सब टाइम पीरियड टी को लेके हमारे मन में कुछ संशय है कि सर कैसे क्या करें। अगर आपको ऐसा कुछ हो तो आप आगे के डायग्राम को जरूर देखें। अगर आपको लगे कि नहीं सर पता चला कि सर एक सर्कल में वो 2 बार पीक सुन ले रहा है, ऐसे कुछ मन में विचार आए, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, पहले हम और क्वेश्चंस को भी देखते हैं ताकि हम इस बात को प्रॉपरली एनालाइज कर सकें। बोला गया है फिगर बिलो शोज द सर्कुलर ट्रेजेक्टरी ऑफ द सोर्स एस, qualitatively mark the position of both the detector by indicating 1 and 2. Here O denotes the center of the trajectory. You must provide the detailed justification of your answer in the detailed answer sheet. अब उन्होंने कहा एनालाइज करो, तो लेट्स एनालाइज द कंप्लीट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वर। बोला गया कि एक सोर्स है, मैंने कहा ये सोर्स बना लेते हैं, ये बेटा सोर्स बन गया, और इस सोर्स से मैंने एक लाइन आगे की तरफ ये खींच दी, ये देखिए, ठीक है। अब पहली चीज, ऑब्जर्वर कहां हो सकता है? सोर्स इस पर घूम रहा है, ऐसे हम मान लेते हैं, या कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं कि सोर्स कुछ ऐसे घूम रहा है। सोर्स के लिए मैंने इस तरीके से एक भोपू बना दिया। ये हमारा सोर्स है जो कि इस सर्कल के अबाउट लगातार घूम रहा है, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग इस पूरे प्लेन में कहीं पर भी कोई ऑब्जर्वर हो सकते हैं जिसकी बातचीत यहां की गई है। आपने कहा सर कहां हो सकते हैं? मैंने कहा देखो पॉसिबिलिटी है यहां हो जाए, पॉसिबिलिटी यहां हो जाए, पॉसिबिलिटी यहां हो जाए, पॉसिबिलिटी यहां 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 कहीं अंदर बाहर कहीं हो सकते हैं। तो आपने कहा सर बात तो सही है, लेकिन पहली चीज समझना, कितने भी पॉइंट आप बाहर ले लें, क्योंकि यहां पर कोई एक्स वाई एक्सेस तो है नहीं, तो अगर आप कोई भी पॉइंट, पहली चीज समझना कि दिमाग की अंडरस्टैंडिंग कैसे आपको क्रिएट करनी होती है, कैसे सोचना होता है। अब पहले आपको ये बात समझनी है कि आप सोर्स की पोजीशन 1 ले लें, सोर्स की पोजीशन 2 ले लें, सोर्स की पोजीशन यहां ले लें 3, ये तीनों पोजीशन सर्कल के रिस्पेक्ट में सेम है या अलग अलग है? पोजीशन की बात की, क्योंकि डिस्टेंस आर तो वेरिएबल होगा, लेकिन अगर मैं कहानी की बात करूं तो आप बोलेंगे कि सर ये सब के सब एक लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर है। सर मेरे लिए जरूरी थोड़ी ना, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड बेनिफिट रहता है कि हमको लगता है कि सर जो कहानी 1 की होगी 2 3 अलग अलग हो सकती है। मैंने कहा देखो बेटा सोचने की बात है कि कहीं पर भी होगा तो ये सब होंगे अलोंग द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन। अब ये लाइन का जो भी बिहेवियर हॉरिजॉन्टल में होगा वही बिहेवियर यहां होगा, वही यहां होगा, क्योंकि सबकी सब लाइन सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो सबका ये मोशन सर्कल पे है, तो सारी पोजीशन 1 2 3 जितने भी होंगी, बस सबका आर अलग अलग हो सकता है, वो हम आर की पोजीशन की बात करेंगे। बट अगर मैं कहीं एक जनरल पॉइंट मान रहा हूं, तो भैया मेरे लिए चाहे आप 1 माने, चाहे आप 2 माने, चाहे आप 3 माने, बात सभी के लिए बराबर सी है। आपने कहा सर मतलब मैं समझा नहीं। मैंने कहा देखो बेटा, यहां पर अगर मैं सेकंड के लिए बात करता, तो सोचो मैं एक्सिस को रोटेट कर दूं, तो ये 2 घूम के 3 पे आ गया कि नहीं आ गया? सारी कहानी वही हो गई। 1 को रोटेट करके इधर लेके आ गए तो ये भी कहानी वही होगी। तो कुल मिला के जो फिनोमिना थर्ड पर हो रहा होगा, वही फिनोमिना 1 के करस्पॉन्डिंग भी होगा, और वही फिनोमिना 2 के करस्पॉन्डिंग भी होगा। आपने कहा सर कैसे? मैंने कहा देखो बेटा, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जब भी सर्कल पे कोई पार्टिकल घूमता है, मान लीजिए थर्ड पर है, तो इन दोनों की एक लाइन ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगी, एक यहां पर और एक यहां से कुछ यहां पे। आपने कहा सर बात ठीक है। और अगर मैं 1 पर मानता तो बस इसके लिए टेंजेंट अलग हो जाती, एक इसके लिए ये होती और इसके लिए वो होती। लेकिन अगर मैं फिनोमिना की बात करता, तो पहले एक छोटी सी बात समझने की बात थी कि अगर मैं आउटर कहीं पर ही मान रहा हूं, तो सबके लिए ट्रेजेक्ट्री, सबके लिए थीटा एंगल उसी तरीके से कैलकुलेशन होगी। बस अब हम इस लाइन के अलॉन्ग कर रहे होंगे, इसमें इस लाइन के अलॉन्ग कर रहे होंगे, इसमें इस लाइन के अलॉन्ग कर रहे होंगे। बट अगर इफेक्टिव बात करेंगे तो अलॉन्ग द टेंजेंट ही हम वेलोसिटीज की बात कर रहे होंगे, या अपोजिट टू द वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे। तो कहानी तो हर एक पोजीशन की सेम आने वाली है। क्या पहले एक बात समझ में आती है? पहला पर्सपेक्टिव वो क्या है कि ये समझ पाना, ये कह पाना कि सर आप कहीं पर भी होगी तो कैलकुलेशन तो सेंटर की लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के करस्पॉन्डिंग ही करनी है। तो रादर देन हम 1 2 3 कहीं एक रैंडम स्पेस में मान ले जाके, मैंने कहा इसको इसी हॉरिजॉन्टल एक्सेस मान लेते तो कैलकुलेशन आसान हो जाती, क्योंकि जनरली मेरे लिए हॉरिजॉन्टल एक्सेस हमने कई बार कैलकुलेट की होती है, एंगल देखना आसान लगता है, पैरेलल लाइंस देखना आसान लगता है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मानना मेरे लिए ज्यादा खूबसूरत रहता है। बट अगर मैं इसी फिगर को ऐसे घुमा दूंगा, तो ये सारे के सारे जितने भी स्पेस के पॉइंट है सब कवर हो जाएंगे।
तो आपने कहा सर सारे के सारे आउटर पॉइंट एक सिमेट्रिकल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बस आर की वैल्यू बदल रही होगी, तो आर के करस्पॉन्डिंग ये थीटा बदल जाएगा। लेकिन जो कहानी अगर इस एक सर्कल की सोची जाए, तो जो कहानी 1, 3 और 2 की है, वो सबकी कहानी एक जैसी होगी। पहली बात समझ में आती है क्या? तो आपने पहली बात सोची कि अगर मैं डिटेक्टर को रखूं स्फीयर के आउट में, तो अगर एक फिक्स डिस्टेंस आर की बात करता हूं, तो सभी डिटेक्टर का बिहेवियर एक जैसा होगा, क्योंकि सबके अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग वेलोसिटीज बढ़ेंगी, फिर फ्रीक्वेंसी घटेगी, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। आपने कहा सर इसको एक बार थोड़ा ब्रीफली और समझा दें, मजा आ जाएगा, क्या बोलते हैं भाई, है ना? तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, एक बार थोड़ा सा और आइडिया इस पे मैं देता हूं, और उम्मीद कर रहे हैं कई बच्चों ने आइडिया, अगर आपको पहले से पता है कि सर्कल पे अगर कोई ऑब्जर्वर घूमता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा कॉमनली कई बच्चों ने किया भी होगा, कि अगर सर्कल पर कोई ऑब्जर्वर घूमता है तो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन किस तरीके से होता है, ठीक है ना? तो अपने को दो बातें ध्यान रखनी होती हैं कि भैया ऑब्जर्वर कहीं यहां पर है, मान लेते हैं कुछ यहां ऑब्जर्वर, तो जब ऑब्जर्वर अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगा, और हमने कल भी इस बात को आपके साथ बहुत स्पेसिफिकली बोला था, और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था, सबसे पहले एक क्विकली दिमाग में कंटेंट को और कंसेप्ट को लेकर आते हैं। तो क्विक कंसेप्ट आ जाइए जरा, और फिर आई थिंक वो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी जो हमने इसके पहले की है, ठीक है ना? पहले क्विक कंसेप्ट। तो अगर एक ऑब्जर्वर ये इस तरीके से सोर्स घूम रहा है, तो जब सोर्स यहां पर होगा बच्चे, तो इसकी सारी की सारी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, तो वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इधर की तरफ होगा। बाकी सभी सिचुएशन में सोर्स की वेलोसिटी अलग अलग होती है। जब यहां पर होगा तो सोर्स की वेलोसिटी नीचे की तरफ, जब यहां होगा तो सोर्स की वेलोसिटी पीछे की तरफ, और अगर आपसे पूछा जाए जब ये यहां पर होगा तो सोर्स की वेलोसिटी ऊपर की तरफ, ठीक है? तो ये ऐसे सोर्स की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो जो फ्रीक्वेंसी एपरेंट होता है, जल्दी बोलो फॉर्मूला क्या लिखते हैं फ्रीक्वेंसी एपरेंट का फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड को मैं सी से दर्शा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन सी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। यहां पर डिटेक्टर स्टेशनरी है, तो ये वाला फैक्टर तो खत्म हो गया, और अगर ये वाला फैक्टर खत्म हो गया तो मेरे पास सिर्फ चैलेंज ये बनता है कि फ्रीक्वेंसी एपरेंट जो होगी दैट इज सिंपली डिफाइंड एज सी अपॉन सी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ, अब वेलोसिटी ऑफ सोर्स कौन सी होती है बेटा? ये समझने वाली बात ये रहती चैलेंज। ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स होता है अलोंग लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, जिसको हम लोग लोज भी बोलते हैं। लोज समझते हैं आप लोग? लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, अलोंग लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, अलोंग लोज। तो Vs जो होता है दैट इज डिफाइंड अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर C प्लस माइनस Vs की बात की, तो बेटा ये कंडीशन आ जाएगी अलोंग लाइन ऑफ ज्वाइनिंग की। इज इट अ क्लियर स्टेटमेंट? समझ में आता है? पक्का? तो अब आपने कहा कि सर जैसे इस इंस्टेंट पे बात करें, तो यहां पर इसका ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर है। सर आप यहां पर बात करें, ये परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में इस समय छोड़ी गई जो फ्रीक्वेंसी होगी, जब वो फ्रीक्वेंसी यहां पहुंचेगी, तो इस समय पर वेलोसिटी Vs अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर Vs cos 90 आ जाएगा, तो ये जीरो होगा। तो आपने बोला सर इस समय पर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ रही होगी, जब यहां से छोड़ेंगे तब भी अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ये जीरो हो जाएगा cos 90, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इस समय पर जब यहां पर ऑब्जर्वर होगा और जब यहां पर ऑब्जर्वर होगा, इस समय छोड़ी गई फ्रीक्वेंसी एज एक्चुअल सुनाई पड़ रही होंगी। सबसे ज्यादा कब सुनाई पड़ेगी? तो आपने कहा सर जब अप्रोच करेगा तो सबसे ज्यादा। तो जब हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर सारी की सारी वेलोसिटी इसी की दिशा में होगी, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। सर बाकी सिचुएशंस में मैंने कहा फिर तो भैया थीटा एंगल देखना पड़ेगा, गेम खेलना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा जैसे आप यहां पर बात करें। तो आपने बोला सर यहां पर बात करेंगे तो यहां पर वेलोसिटी कुछ इधर की तरफ होगी, ये एंगल कुछ अल्फा होगा, तो सर यहां से ये एंगल अल्फा के करस्पॉन्डिंग यहां पर हो जाएगा Vs cos अल्फा, और ऑब्वियस सी बात है अलोंग द लाइन कंपोनेंट बदल जाएगा। क्या बात समझ में आती है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? तो यहां से यहां आएगा तो इस अपने आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज कम होती जाएंगी, यहां पर एफ एपरेंट अपना एफ एक्चुअल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कब होगा? आपने कहा सर जब यहां पर होगा। इस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सी अपॉन सी माइनस Vs, क्योंकि ऑब्जर्वर उसकी लाइन पर होगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा एफ नॉट। तो इस समय पर फ्रीक्वेंसी एफ मैक्स होगी,
और जब ये इससे दूर जा रहा होगा, जब सोर्स दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी को घटा देता है, दैट इज सी अपॉन सी प्लस वी एस इंटू एफ नॉट। बेटा बस ये दो कंसेप्ट ही तो दिमाग में रखने हैं कि जब अलोंग द लाइन पास आएगा, पास आते हैं दूरियां कम होती हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जब दूर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है, राइट। तो एफ एपरेंट, तो आपने कहा सर यहां पर मैक्सिमम यहां पर मिनिमम होगी, आपने कहा सर इसका मतलब, मैंने कहा इसका मतलब यहां पर होगी कि इस रीजन में यहां से यहां तक फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा रहेगी, और जब यहां से नीचे आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी एपरेंट से घटेगी, घटते घटते यहां मिनिमम, फिर घटते घटते एक्चुअल, फिर यहां पर एज एक्चुअल पहुंचेगी, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से घटते घटते एक्चुअल। ले समझो कहानी क्या हुई। इन सभी को एक एक पॉइंट देते हैं, आपने कहा सर दे देते हैं। मैंने कहा ए, बी, सी और डी। अब मैं आपसे बोलता कि कहानी का मोशन कैसे है, तो चलो आपने कहा ए से चलना स्टार्ट करते हैं। तो एट ए पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, सर ए से बी आएंगे तो क्या होगा, आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम से एफ एक्चुअल आ जाएगी, जो भी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी वो सुनाई पड़ रही होगी। सर जब बी से सी जाएंगे तो आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से घटते हुए एफ मिनिमम पर पहुंच जाएगी, तो यहां पर भी डिक्रीज करते हुए पहुंचेगी, यहां पर भी डिक्रीज करते हुए पहुंचेगी। अब जैसे ही सी से डी जाएंगे तो अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी अभी है फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से कम मिनिमम से, लेकिन अब बढ़ेगी, और सी से डी की अगर आपने बात कर ली तो यहां पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से एफ एक्चुअल वापस आएगा कहां तक, डी पॉइंट तक। ये फिर इंक्रीज करेगी फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद अगर आप फाइनली बात करेंगे डी से लेके ए तक मेरे प्यारे बच्चों, तो डी से जब ए तक जा रहे होंगे तो एक्चुअल से मैक्सिमम पर पहुंच रहा होगा, तो यहां पर बोलेंगे एफ एक्चुअल टू एफ मैक्स, एंड दिस इज द एक्चुअली फिनोमिना दैट इज अकरिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए किस रीजन में फ्रीक्वेंसी अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रही, तो आप बोलेंगे सर अपर सेमी सर्कल में, ऊपर वाले पार्ट में आपने बोला सर देखो ऊपर वाले पार्ट में एक्चुअल से बढ़ के मैक्सिमम, फिर वापस एक्चुअल आ गई, तो यहां पर मैक्सिमम यहां हुआ, लेकिन इस ऊपर वाले पूरे रीजन में फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से ज्यादा रही है। नीचे वाले रीजन में क्योंकि वेलोसिटी अवे हो गई, दूर जा रहा है सोर्स से, यहां सोर्स के पास आ रहा है, तो सोर्स के पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, बेसिक कंसेप्ट, यहां दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, बेसिक कंसेप्ट। तो अब यहां पर आपसे दूसरा क्वेश्चन, देखो मैं इसमें सारे कंसेप्ट एक बार कवर कर रहा हूं, पूरे क्विक कंसेप्ट सारे कवर। तो आपने बोला सर रीजन वेयर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एफ एक्चुअल, रीजन फॉर एफ एपरेंट ग्रेटर देन एफ एक्चुअल, एफ एक्चुअल से ज्यादा है। अरे भाई साहब सर ये तो सिंपल हो गया, कहां से कहां, डिक्की इक्की बी, तो आप क्या बोलेंगे डी ए बी, ये रीजन हो जाएगा जहां पर फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से ज्यादा होगी। सर रीजन फॉर एफ एपरेंट लेस देन एफ एक्चुअल, क्या बोलोगे सर, बी सी डी, बी, इस रीजन में यहां मैक्सिमा, इस रीजन में यहां मिनिमम, ये कहानी बन रही होगी। अगर ऑब्जर्वर बाहर की तरफ है तो हमने ये बेसिक कहानी को समझा, और यहां पर मैक्स, अच्छा अब यहां पर क्या बातें हैं, अब सोचना बेटा सोचना, अब ये पूरा फिगर एक आइडेंटिकल है, अब मैं आपको इसी फिगर की एक बेसिक कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा बेटा मेरे ध्यान से देखना। ये डायग्राम मैंने यहां बना दी, ठीक है, और अब मैं इस डायग्राम को जरा मैं सेलेक्ट करता हूं। और अब मैंने आपसे बोला कि अगर मैं इसको घुमा दूं, हाँ देखते चलिएगा, है ना, तो देखो सर्कल तो यही रहा, पोजीशन यहां हो गई, तो अभी भी कहानी सेम रहेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था कि ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर आप कहीं पर भी ले लें, आप यहां लें यहां लें यहां लें, सबके लिए कहानी सेम रहेगी। तो मेरे लिए कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, कि अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करना चाहूं या मैं इसको इस जगह पर कैलकुलेट करना चाहे, बोथ आर द सिमिलर कंसेप्ट, बोथ आर द सिमिलर थिंग्स, बस वहां पर थोड़ा टेढ़ा लगता है तो आदमी को देखने में थोड़ी तकलीफ होती है।
तो इजी रहता है कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ले लें, क्योंकि हमने सामान्यतः हॉरिजॉन्टल एक्सिस डील की होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेढ़ा होते कुछ क्या फर्क आ गया, वही तो कहानी बनेगी सर, यहां पर भी ऐसा, यहां पर भी ऐसा। सोचो, इसके बाद घुमाई तो दिया है, बाकी सेम चीजें, बाकी तो सारी चीजें सेम है। कहा सर हाँ यार ये बात तो सही है। अच्छा सर, मैंने कहा एक और चीज जरा सोचना बेटा, एक और चीज सोचना। तो आपने कहा सर अगर मैं आउटर की बात करूं तो कहानी तो मुझे दिखाई पड़ रही है कि एक बार मैक्सिमा आएगा, एक बार मिनिमा आएगा, ऑब्जर्वर कहीं पर भी होगा और वापस मैक्सिमा पर पहुंचने के लिए इसको एक सर्कल लगाना पड़ रहा होगा। तो अगर डिटेक्टर बाहर कहीं पर भी होता है तो इसको वापस से अपनी मैक्सिमम साउंड सुनने के लिए एक चक्कर पूरा लगाना पड़ता है। तो आपने कहा सर ये चीज मुझे यहां से समझ में आती है बाय दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो मैंने यहां पर वापस गया और मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि इसका टाइम पीरियड बताइए, तो हमने कहा देखो मैक्सिमा के बीच की दूरी बताते हैं, क्योंकि एक मैक्सिमा सुनने, तो यहां पर टाइम दिया गया है, ये 10 ये 12 तो ये हो जाएगा 15, ये डार्क वाली लाइन, तो 15 के बगल वाली लाइन कितनी होगी, आपने कहा 16, देखो 16। और ये वाली लाइन आपने कहा देखो सर ये 40 की लाइन है, और इनके बीच की दूरी तो आपने कहा 16 से 40 के बीच की दूरी की बात करें तो ये हो गया 24 सेकेंड्स। आपने कहा चलो एक बार और थोड़ा ऑथेंटिकेट हो लेते हैं, मैंने कहा एक बार मिनिमा के बीच की दूरी भी निकालते हैं। तो आपने कहा सर मिनिमा एक ये पकड़ लो, ये कौन सा पॉइंट है, आपने कहा ये 15 का पॉइंट है, और एक इसका दूसरा पॉइंट कहां गया मिनिमा का, ये यहां है, यहां कहीं है ना, 50 के एक पहले 49, तो 15 और 49 तो कितना हो जाएगा, सही बना रहा हूं ना, फिर 25 है बेटा, ये मैं मिस्टेक, ये 25 है, ये 20 के बजाय चलो 25 है, ये 49 है, तो इसके बीच का हो जाएगा ये भी 24 सेकेंड्स। तो आपने कहा सर चाहे मिनिमा के बीच की दूरी निकाले चाहे मैक्सिमम, ये भी 24 सेकंड आ रही है। आपने कहा सर एक काम करते हैं दूसरा वाला डिटेक्टर 2 को भी तो देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा डिटेक्टर 2 का मैक्सिमम यहाँ पर है, ये टाइम कौन सा, आपने कहा सर ये 20 सेकंड का टाइम है। इसका दूसरा मैक्सिमम आपने कहा ये यहाँ, ये कौन सा टाइम है, आपने कहा ये 40, ये 45, 45 के जस्ट पहले वाली लाइन है तो ये 44 हो गया। सर इनके बीच की दूरी भी देखें तो ये भी 24 सेकंड है। तो अब मेरे मन में एक कॉन्फिडेंस आ चुका है अंदर ही अंदर कि सर आप किसी भी मिनिमा और किसी मैक्सिमम के बीच की दूरी निकालें, सबकी सब 24 सेकंड्स पर ही आ रही हैं। इसका मतलब आई कैन बी वेरी श्योर अबाउट कि सर टाइम पीरियड जो होगा वो ऑफ द सोर्स इज, टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स इज 24 सेकंड्स। भाई साहब जरा नजरें ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि देखो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, थोड़े कंसेप्ट एक एक चीज क्लियर करके लिखते रहना है ना, क्योंकि हर एक बात का एक पीछे का लॉजिक है जो आपको समझते हुए चलना है। अब आपके मन में आया कि सर सोर्स की पोजीशनिंग क्या हो सकती है, और ग्राफ को देखते हुए मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो सोर्स है इनके मैक्सिमा का टाइम पीरियड तो सेम है, लेकिन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अलग अलग, इसकी 1300, इसकी कुछ कम है पता नहीं कितनी, इसका मिनिमा कुछ कम है नहीं पता है, लेकिन दोनों ने फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जो ऑब्जर्व की है वो कम है। तो पहले मेरा ऑब्जर्वेशन इस ग्राफ को देख के क्या आया कि आपने कहा सर ऑब्जर्वेशन जो मैं ग्राफ को देख के कर पा रहा हूं वो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि टाइम बिटवीन मैक्सिमम इज सेम फॉर ऑल, फॉर बोथ, मतलब दोनों के लिए मिनिमा का टाइम या मैक्सिमा का टाइम बराबर है। लेकिन एक चीज अलग अलग है, क्या कि सर एफ मैक्स एंड एफ मिनिमम आर डिफरेंट। तो आपने कहा सर अच्छा, मैंने एक बात आपको प्रूफ अभी की कि सर देखो अगर बाहर का कोई पॉइंट है ऊपर कहीं पर भी होगा, उसकी इस पूरे स्पेस में अगर आप आर दूरी पर बात कर रहे हैं तो आप इस स्पेस में कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, सब आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको घुमा भी देते हैं तो देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन द कैलकुलेशन पार्ट। आपने कहा लेकिन सर अगर हम इसकी पोजीशन को ही चेंज कर दें, आगे ले आए तो, मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सोचनी पड़ेगी, आइए सोचते हैं। तो अब आपने इसके बाद का नया गेम, अब आपने कहा, अब जरा यहां पे आप देखिएगा सभी लोग, अब आपने बोला कि सर अगर इस ऑब्जर्वर को हम यहां ना रखें, क्योंकि अब मेरे को डिटेक्टर 2 की पोजीशंस डिस्क्राइब करनी है, डिटेक्टर 2 की पोजीशंस को डिस्क्राइब करना है, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ बीच की एक लाइन कर रहा हूं। तो अब हमारे पास था, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, बेटा ध्यान से सभी लोग पहले डायग्राम बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि एक एक चीज उन्होंने बोला, दो डिटेक्टर है और दोनों की पोजीशन बताओ कहां पर होगी।
किस जगह होने वाली पोजीशन, इसको जस्टिफाई करिए अपनी अपनी एनालिसिस से, अपनी कैलकुलेशन के साथ। तो आपने बोला सर देखो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि एक इस स्पेस, पूरे स्पेस में डिटेक्टर नंबर 1 अगर यहां बैठा है, मैंने मान लिया, तो डिटेक्टर नंबर 2 कहां बैठ सकता है? आपने कहा सर 2 कहीं पे भी बैठ सकता, हो सकता है यहां कहीं बैठा हो, ये आर दूरी पर हो, R1 पर हो, वो R2 पर हो। आपने कहा सर हाँ बात सही, या हो सकता है इसके अंदर हो। तो पहले पॉसिबिलिटी की बात करें तो पहले हमने एक चीज प्रूफ की कि कोई भी डिटेक्टर अगर आर दूरी पर है तो उसका स्पेस में कहीं पर भी लोकेशन, वो सारी लोकेशन आइडेंटिकल है। मैंने ये आपको पहले प्रूफ करके दिखा दिया है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड एस्पेक्ट की तरफ चल रहे हैं, और सेकेंड एस्पेक्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भैया अगर आर से दूरी यहां आ गई तो क्या होगा? आपने कहा सर अगर ये दूरी चेंज हो गई तो क्या होगा? आपने कहा सर इसकी टेंजेंट अलग अलग होगी। तब बात तो सही है, इससे टेंजेंट यहां बनेगी, इससे टेंजेंट यहां बनेगी। तो आपने कहा सर इसका मतलब इनके मैक्सिमा और मिनिमा अलग अलग समय पर आएंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमा से मैक्सिमा आने का समय वही रहेगा। तो अब आपने कहा सर इसका मैक्सिमा आएगा जब ऑब्जर्वर यहां होगा। यस बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर मैं इस ऑब्जर्वर 2 को यहां रखते हुए, इफ ऑब्जर्वर 2 आउटसाइड द सर्कल हो गया, इस कंडीशन को मैं लिख रहा हूं, तो आपने कहा अगर ऑब्जर्वर 2 आउटसाइड द सर्कल हो गया, तो मैंने कहा एक चीज समझना, इसके लिए जब ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनेगा तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बस ये बताओ। व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो ये सुन रहा हो? तो एफ मैक्स फॉर ऑब्जर्वर 2, ये क्या वापस से सी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसके अलोंग हो जाएगी, तो ये वापस से सी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट, क्योंकि भैया दूरी का कोई प्रभाव फ्रीक्वेंसी पर तो होता ही नहीं है। तो आपने कहा सर ये थोड़ा दूर होगा, ये थोड़ा पास आ गया, लेकिन सर दूरी से तो कोई प्रभाव फ्रीक्वेंसी पे नहीं पड़ता। आपने कहा मतलब क्या हुआ? मैंने कहा देखो भैया बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है कि फ्रीक्वेंसी में अलोंग द लाइन वेलोसिटी की बात होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम ऑफ 1 आएगा वही फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम ऑफ 2 आएगा। आपने कहा क्यों? क्योंकि सर इसके अलोंग द लाइन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स वही रहेगी, इसके अलोंग द लाइन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स वही रहेगी, बाकी सारे फॉर्मूले तो सेम है। तो आपने कहा सर अगर ऑब्जर्वर 2 बाहर है, बेटा इस पॉइंट को समझना, अगर ऑब्जर्वर 2, अगर ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2 बोथ आर आउटसाइड, बोथ आर आउटसाइड, तो आपने बोला इसका मतलब एफ मैक्स एंड एफ मिनिमम मस्ट बी सेम। एफ मैक्स और एफ मिनिमम समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा जो कि नहीं दिया गया है। तो आपने कहा सर इसका मतलब मैं इस बात को लेकर तो एश्योर्ड हूं कि अगर एक बाहर है किसी आर दूरी, मुझे आर नहीं पता, किसी आर दूरी पर एक बाहर है, कहीं पर भी हो सकता है, वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन सर वो आर दूरी पर कहीं पर होगा। मैंने एक जनरल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैंने यहां मान लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक रहे, ताकि मैं आसानी से दिखा सकूं। लेकिन अगर एक बाहर है तो दूसरा बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसीज जो है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज जो है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज जो है वो अलग अलग आ रही। तो अब आपने कहा सर ठीक है, तो अब ऑब्जर्वर 1 2 में कोई एक बाहर होगा, ये मुझे समझ में आया, दोनों बाहर नहीं हो सकते। तो आपने कहा सर क्या दूसरी पॉसिबिलिटी? तो आपने कहा सर देखो हमने ये तो क्लियर कर दिया कि इस प्लेन में बाकी सारे पॉइंट आइडेंटिकल हैं, आर दूरी के बाकी सारे पॉइंट आइडेंटिकल हैं, तो मतलब अगर बाहर नहीं तो कहीं बाहर नहीं हो सकता है, ये क्लियर है। अब आपने कहा सर ये बात भी ठीक है, ये क्लैरिटी है, क्यों अगर आर यहां पर हो जाता या यहां कहीं हो जाता तो सर डायग्राम यही बनता, सारी चीजें यही रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कहा सर इस पूरे स्पेस में बाहर नहीं हो सकता, तो आपने कहा लेट्स चेक द सेकेंड पॉसिबिलिटी। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो हमने चेक की, और वो क्या थी कि बोथ ऑब्जर्वर आर आउट ऑफ सर्कल। तो आपने कहा नो, ओनली वन कैन, एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। और इस पे हमने क्या क्या बातें डिफाइन करी कि ऑल द पॉइंट्स ऑन आर रेडियस सर्कल आउट ऑफ सोर्स सर्कल आर आइडेंटिकल सिमेट्रिकल, इस बात को हम
ये दो बातें हमने अभी समझ ली हैं कि भैया इस इस सर्कल के इस सर्कल के बाहर के जितने भी पॉइंट होंगे, अब आप ऑब्जर्वर को आर दूरी पर कहीं पर भी रख दीजिए। आपका ऑब्जर्वर यहां हो, आपका ऑब्जर्वर यहां हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही जैसे हैं। आर दूरी सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये सारे एक जैसे हैं। आप कहीं पर भी रख दीजिए, तो स्पेस में ये सोचने का कोई कंसेप्ट नहीं है कि यहां होगा तो यहां नहीं होगा तो यहां हो जाएगा। आपने कहा नहीं, आर दूरी के सारे पॉइंट आइडेंटिकल हैं। ये मैं क्लियरली प्रूफ कर चुका हूं। और आर दूरी को अगर हम चेंज करते हैं, अगर आर को चेंज करते हैं तो वी एफ मैक्स में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी सेम रहेंगी, तो फ्रीक्वेंसी एफ मैक्स और एफ मिनिमम सेम रहेगी। इसका मतलब दो आर अलग अलग दूरी नहीं हो सकती है। तो एक सर्कल, एक ऑब्जर्वर बाहर हो सकता है, दूसरा ऑब्जर्वर बाहर नहीं हो सकता। ये हमने क्लियर एक्सप्लेनेशन पहली पॉसिबिलिटी का दे दिया। अब आपने कहा सर अपन चलते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी की, और हमने बोला कि अगर ऑब्जर्वर अंदर हो। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन। इफ ऑब्जर्वर इज इनसाइड, तो पहले क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। बेटा आपको क्वेश्चन पहले बार पढ़ना पड़ेगा, ताकि इसकी हर कहानी, हर आप आईएनपीएचओ के क्वेश्चन की बात करें तो दिमाग बेटा थोड़ा सा खुल के लगेगा, है ना। बंद करके मत लगाना बिल्कुल कि सर हम जेई मेन की तैयारी करने वाले लौंडे हैं। आप अब अगर ऑब्जर्वर अंदर हो गया, ये थोड़ा सा इस डायग्राम को बड़ा कर देते हैं, ताकि क्योंकि अंदर की बात हो रही है तो अंदर की बात थोड़ी सी बेहतर तरीके से। पहली चीज, ऑल पोजीशन ऑन द इनर सर्कल। किसी एक आर दूरी पर आपने कोई पोजीशन ले लें, तो ये बात अपने को पहले क्लियर रखनी कि अगर मैंने आर दूरी पर ले ली, तो इसके किसी भी सर्कल के किसी भी पार्ट पर आप ले लें, सारी पोजीशन आइडेंटिकल होंगी, क्योंकि अलोंग द लेंथ सब वेलोसिटी सेम रखने वाले हैं। तो एक सर्कल के पर पॉइंट और आउटर सर्कल पर सर, इसके लिए इनर आउटर पॉइंट सिमेट्रिकल होते हैं। तो हमको ये बात क्लियर है कि सर्कल पे कहीं पर भी लूंगा तो एक ही जैसा इफेक्ट आएगा। तो मैंने एक जनरल पोजीशन ली कि उसको मैं एक्स एक्सिस पर मान रहा हूं, ठीक है ना। तो ऑल पॉइंट ऑन आर रेडियस आर आइडेंटिकल। पहली ये चीज हमने क्लियरली मन में बना लो, ऑल पॉइंट्स ऑन आर रेडियस आर आइडेंटिकल। ये सबके सब आइडेंटिकल। इस पॉइंट पर आते हैं। अब क्या करें? आपने कहा सर अब हम एक बहुत बढ़िया सा काम करते हैं कि हमने ऑब्जर्वर को यहां पर मान लिया और सोर्स हमारा इस पर कहीं कर रहा है। अब सर यहां पर अगर सोचा जाए तो सोर्स की लाइन ऑफ ज्वाइनिंग तो कुछ ये बनेगी। एक जनरल पोजीशन पे ले लेते ताकि थोड़ा इजी रहेगा देखना। तो परपेंडिकुलर सा दिखेगा तो जनरल केस नहीं आएगा। मैं एक जनरल केस की बात करता हूं पहले, तो फिर मैं परपेंडिकुलर पे। तो अब आपने कहा सर इसकी वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग कब होगी? ये सोर्स ऐसे जा रहा है और ये ऑब्जर्वर और सोर्स का लाइन ऑफ ज्वाइनिंग हो गया। किसी भी इंस्टेंट पर आपसे बात कर ली, किसी इंस्टेंट पर, ठीक है ना। अब थीटा सब वेरी कर सकते हैं। तो आपने बोला जब इसकी पोजीशन कुछ यहां पर होगी एट सर्टेन एंगल थीटा, तो सर वेलोसिटी ऑफ सोर्स टेंजेंशियल दिशा में होगी। आपने कहा सर बिल्कुल सही है, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स इधर की तरफ होगी, तो और इसका कुछ एंगल मान लीजिए यहां से अल्फा बन रहा है। तो अब आपके मन में आता है कि सर इसकी जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ये सुनेगा वो कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर एफ एपरेंट जो सुनेगा किसी इंस्टेंट पर वो हो जाएगी सी अपॉन सी माइनस वी एस कॉस अल्फा इंटू एफ नॉट, जो भी इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रही होगी। सर ये अल्फा लगातार बदल रहा होगा। आपने कहा सर यस सर। अब अल्फा अगर जीरो की तरफ आ जाए तो और मजा आ जाएगा, और मुझे अल्फा का वेरिएशन देखना होगा कि क्या वो मैक्सिमम मिनिमा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और मैक्सिमम मिनिमा कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसके बारे में जरा समझना पड़ेगा। तो आपने कहा सर अब अल्फा का वेरिएशन देखें तो कैसे देखें? अगर ये आर दूरी फिक्स है और इसकी रेडियस कैपिटल आर फिक्स है, तो मैंने कहा देखो भाई, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल, तो आपने कहा ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा। आपने कहा यस, बहुत बढ़िया। अब ये दूरी स्मॉल आर, ये दूरी कैपिटल आर। आपने कहा यस सर बिल्कुल सही है। अब मैं बात करूं तो ये वाला एंगल भी हमको निकल के आ जाएगा टोटल 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस अल्फा। तो माइनस करेंगे तो 90 माइनस अल्फा माइनस थीटा, दिस एंगल विल कम आउट, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा माइनस थीटा।
अब हमको रिलेशन चाहिए अल्फा का। ये साला अल्फा वेरी कैसे कर रहा है? सर इसके बारे में कुछ कहानी अगर पता चल जाए तो थोड़ी कहानी सेट होगी। जरा दिमाग लगाएं, भेजे मेरी बात। सर क्योंकि अल्फा ही वो क्योंकि बाकी सी सी वी एस एफ नॉट सब कांस्टेंट, जो वेरिएशन है वो अल्फा का है। मैंने कहा यार अगर देखा जाए तो अगर मैं इसमें साइन रूल देखूं, क्योंकि मुझे एक कांस्टेंट आर दिखाई पड़ रहा है, अगर ये कांस्टेंट आर दिखाई पड़ रहा है तो हम क्या इसके लिए कुछ बातचीत कर सकते हैं? क्या इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं? जरा एक बार जल्दी से सब लोग क्विकली, मैं चाहता हूं एक बार जल्दी सब बच्चे मेरे दिमाग लगाएं कि क्या होने वाली है एक्चुअल कहानी। जल्दी से दिमाग लगा बताएं, जल्दी जल्दी सोचो। ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब कई बच्चे तो ज्योमेट्री से डायरेक्टली कर सकते हैं। मैंने कहा थोड़ा चलो हम लोग, क्योंकि हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से करने की कोशिश करते हैं, ज्योमेट्री वाले बच्चे बहुत आसानी से बता भी सकते होंगे कि सर कैसे काम कर सकते हैं। जो आयु क्यों वाले बच्चे होंगे उनको तो एकदम दिखाई पड़ जाएगा, चमक जाएगा, लेकिन जिनको नहीं चमक रहा उनको दिखाता हूं। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, इस वाले एंगल को एक नया नाम दे देते, ताकि इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा, एक साथ बाद में वैल्यूज को समझेंगे। मैंने कहा देखो बेटा, क्योंकि ये फैक्टर मुझे आर कांस्टेंट लग रहा है, तो मैंने कहा देखो अगर मैं बाई साइन रूल बात करूं तो आई कैन वेरी सिंपली से कि आर अपॉन साइन फाइव। ज्योमेट्री के बच्चे और भी मैथडोलॉजी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और कई बच्चे ऑब्जर्वेशन के साथ भी कर सकते हैं। इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट को आप सोचें। और अपॉन सर ये हो जाएगा आर अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा का मतलब कॉस अल्फा हो गया। तो आपने लिखा सर कॉस अल्फा की जो वैल्यू है इट इज आर अपॉन कैपिटल आर इंटू साइन फाइव। और मैं चाहता हूं कि ये कॉस अल्फा की वैल्यू सबसे कम हो जाए, मिनिमम हो जाए, ताकि ये पूरा मैक्सिमम हो जाए। तो अगर मैं इसको मिनिमम करना चाहता हूं, कॉस अल्फा की वैल्यू, सॉरी कॉस अल्फा को मैक्सिमम करना है, माय मिस्टेक, माइनस होगा तो सबसे बड़ी वैल्यू को माइनस करना होगा, है ना। तो आपने कहा सर कॉस अल्फा को अगर हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करें? आपने कहा सर सोर्स की पोजीशन तो नहीं बदल सकते, तो आपने कहा ये भी कांस्टेंट होगा और ये भी कांस्टेंट होगा। सर क्या बदलेगा? आपने कहा सर अल्फा के साथ फाई बदलेगा। अब अगर मैं आपसे बोलता कि सर इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको मैक्सिमाइज करो, तो आपने कहा सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 90 डिग्री एट 90 डिग्री। तो आपने कहा सर हाँ ये बात सही, और ये बात अगर हम यहां पर देखें तो मैं देख भी सकता हूं कि जब ये इसके परपेंडिकुलर पर होगा तब ये एंगल सबसे छोटा बन रहा होगा। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेगा तो एंगल बढ़ता चला जाएगा और एंगल लगातार इंक्रीज करेगा इस लाइन का। तो सबसे छोटा एंगल कब होगा? जब ये परपेंडिकुलर पर आ रहा हो। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम arises when source is perpendicular to observer with center line। थोड़ा भावनाओं को समझिएगा, थोड़ी सी चीजों को समझना। तो आपने कहा सर इसका मतलब अगर हम देखें तो जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब ये मैक्सिमम होगा। मतलब केस कैसा बन गया? मैंने कहा देखो केस कुछ ऐसा बन गया कि जब हम यहां पर बात कर रहे होंगे और ऑब्जर्वर कुछ बेटा यहां से आर दूरी पर होगा, बाकी सभी सिचुएशन में तो ये मुझे क्लियरली दिखाई पड़ता है कि अगर ये आर डिस्टेंस पर यहां पर हो गया और आउटर की रेडियस कैपिटल आर है, तो जब ये यहां मैक्सिमम इस जगह पर हो रहा होगा तब इसकी वेलोसिटी वीएस का ये एंगल जो होगा जिसको हम लोगों ने अल्फा बोला था, दैट विल बी मिनिमम। पहले इस कंसेप्ट को क्या समझ में आता है? इस ये चीज एकदम क्लियर है। ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा ऑब्जर्वर है। तो अब आपने बोला कि इस दौरान जो आपका एफ मैक्स होगा वो हो जाएगा सी अपॉन वी माइनस वी कॉस ऑफ अल्फा इंटू एफ नॉट। अगर मैं यहां पर अल्फा की बात करूं तो बोल सकता हूं क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये 90 माइनस अल्फा है तो ये वापस से अल्फा हो जाएगा। और अगर मैं अल्फा की बात करूं तो मैं कॉस अल्फा के लिए लिख सकता हूं स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो आपने बोला कॉस अल्फा इट इज नथिंग बट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई।
और आपने कहा सर मिनिमम कब होगा, तो आपने कहा सर मिनिमम की बात करें तो एग्जैक्टली अपोजिट सोचो, जब ये दूर जा रहा होगा। तो जब इसकी वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे, जरा ध्यान से देखिए कि मैंने मैक्सिमम समझाया, बिल्कुल उसी तरीके से मिनिमम आ जाएगा। अब आपके मन में सारे विचार एकदम एक जगह स्ट्रीमलाइन कर दीजिए, क्योंकि अब यही वाला एंगल जितना अवे जाता हुआ होगा, क्योंकि देखो भैया जितना अल्फा जितना ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी अपोजिट, अब अल्फा जितना छोटा होगा वी कॉस अल्फा उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर वी कॉस अल्फा टुवर्ड्स अप्रोचिंग था, तो यहां पर इस इंस्टेंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी प्राप्त हो गई, और इस जगह पर वी कॉस अल्फा बाहर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यहां मिनिमम हो जाएगा। तो एफ मिनिमम की अगर हम बात करेंगे तो मुझे हो गया सी अपॉन वी माइनस, यहां सी हो जाएगा सी अपॉन सी माइनस बी। अब बेटा यहां पर जरा ध्यान से समझना, बी कॉस प्लस, यहां प्लस आ जाएगा, सॉरी, वी कॉस अल्फा इंटू एफ नॉट। आपने कहा सर बिल्कुल सही है। अब आपने कहा सर ये बात ठीक है, और आर की अगर हम देख पा रहे हैं तो कि कॉस अल्फा पे डिपेंडेंट है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई आर बाई स्मॉल आर। तो आपने कहा सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक ऑब्जर्वर अंदर हो, सर दोनों भी तो अंदर हो सकते हैं। आपने कहा मतलब, मैंने कहा देखो भाई, एक पार्टिकल यहां पर है, यहां इसने मैक्सिमम सुना, यहां से यहां तक फिर कम होता गया, फिर यहां पर उसने मिनिमम सुना, जब ऑब्जर्वर यहां होगा तो एज एक्चुअल सुनेगा। तो आपने कहा सर ये कहानी वापस से वही होगी, ए बी सी, और ये वापस से यहां पे डी हो गई। अब बस इस जगह पर वो मैक्सिमम सुनेगा, ए से ए पर मैक्सिमम सुनेगा, बी पर एज एक्चुअल सुनेगा, सी पर मिनिमम सुनेगा, डी पर फिर एज एक्चुअल सुनेगा। तो यहां पर एज एक्चुअल, तो यहां पर भी एक्चुअल, यहां पर मैक्सिमम, यहां पर मिनिमम। इन चार पोजीशन डिफाइन हो गया। आपने कहा सर इसके साथ घूमता रहेगा, मैक्सिमम घूमने में एक चक्कर पूरा लग रहा होगा। और अगर हम आर की वैल्यू बदल दें, अगर हम आर की वैल्यू बदल दें, एक बाई चांस आर बाई टू लिख देंगे, तो यहां पर वैल्यू कुछ और आ जाएगी। दूसरी बार कुछ और रख देंगे आर की वैल्यू, तो यहां पर तो एफ मैक्स और एफ मिनिमम भी बदल जाएंगे। तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी हमको दिखाई पड़ती है कि ऑब्जर्वर दोनों के दोनों ऑब्जर्वर अंदर की तरफ हो जाए। अब जरा सोचिए और इस ग्राफ को जरा घूरिए और मुझे बताइए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर मुझे एक पॉसिबिलिटी ये भी दिखाई पड़ रही है कि दोनों के दोनों ऑब्जर्वर अंदर की तरफ आ जाए, क्योंकि दोनों के दोनों ऑब्जर्वर अगर अंदर हो गए तो भी मेरा काम हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए और बताइए। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज सोचनी है, ग्राफ के थ्रू समझना। अब आपने कहा सर हाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है, आपने कहा कैसी, मैंने कहा देखो बेटा जरा ध्यान से, सब बच्चे पूरा दिमाग लगाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा सर देखो एक केस ऐसा बना सकते हैं हम लोग कि, मैंने यहां पर बोला यही सेम डायग्राम, मैंने कहा भाई एक ऑब्जर्वर यहां है, तो एक ऑब्जर्वर, अभी मैं सेम लाइन के लॉन्ग आगे पीछे कर देता हूं। आपने कहा देखो सर अगर ये ऑब्जर्वर इसी रेडियस पे कहीं रहा तो पॉसिबल नहीं होगा। आपने कहा देखो क्वेश्चन क्या है, क्या दोनों ऑब्जर्वर अंदर रह सकते हैं? तो आपके मन में पहला क्वेश्चन, हाँ सर रह सकते हैं, क्योंकि सर रह तो सकते हैं, बट अगर इसी जगह रखोगे इस सर्कल पे, तो ये सर्कल तो आइडेंटिकल है, सबके लिए अल्फा की वैल्यू सेम आएगी और आर बाई डी के करस्पॉन्डिंग आएगा, तो ये रिजल्ट सेम रहेगा। तो आपने कहा रह सकते हैं बट नॉट एट सेम डिस्टेंस। ये तो मैं श्योर बोल सकता हूं। आपने कहा क्यों? क्योंकि अगर सेम डिस्टेंस पे रख दिया तो एफ मैक्स एंड एफ मिनिमम विल बी सेम। जो कि पॉसिबल नहीं है, अलग अलग दिया गया। तो अगर यहां पर बात करेंगे, अगर आर बाई आर सेम है तो एफ मैक्स की वैल्यू फॉर ऑल पोजीशन ऑन दिस सर्कल, हर पोजीशन के लिए आर बाई आर सेम होगा, तो हर पोजीशन के लिए वैल्यूज सेम हो जाएंगी। लेकिन अब अगर मैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करूं, सर आर बदल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? सर इसका आर वन इसको बाहर कहीं पहुंचा देते हैं। आपने कहा मतलब, मैंने कहा लो भैया ऐसा कर ले। आपने कहा मतलब क्या हो गया, मैंने कहा देखो भैया एक ऑब्जर्वर हमने छोटा सा ऐसा बना लिया, एक ऑब्जर्वर हमने यहां रख दिया, इसको हटा देते हैं, एक को हमने कुछ यहां पोजीशन दे दी आर वन पर, और एक को हमने कुछ पोजीशन दे दी आर टू पर।
तो R1 की पोजीशन अगर यहां पर होगी तो आपने कहा सर ये यहां पे काम कर जाएगा अपना, और एक R2 पर रख दी हमने पोजीशन। तो आपने कहा सर दो ऑब्जर्वर हैं, दोनों ऑब्जर्वर का काम अपना सेट। अगर हम यहां पर बात करें तो दोनों ऑब्जर्वर की बातचीत सेट हो जाएगी। तो आपने कहा सर एक ऑब्जर्वर O1 यहां खड़ा कर देते हैं और O2 यहां खड़ा कर देते हैं। तो जब ये सोर्स यहां से जाएगा तो इस समय पर इसके साथ, क्योंकि ये एंगल इसका अलग होगा, ये अल्फा 1 पर होगा, जब यहां जाएगा तो इसका ये एंगल अल्फा 2 होगा। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम भी अलग अलग हो जाएंगी और दोनों सुन भी लेंगे। आपने कहा यस यार, बात तो बिल्कुल सही है यार, ये तो काम सेट हो गया अपना कि सर एक ऑब्जर्वर अंदर हो सकता है, और यस 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 यस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी। तो आपने कहा सर इसके लिए एफ मैक्स की बात करेंगे फॉर ऑब्जर्वर 1, इसके लिए एफ मैक्स हो जाएगा C/C - कॉस अल्फा 1 इस R1/D, मैं ऐसे लिख देता हूं R1/R इंटू F0। और सर इसके लिए बात करेंगे तो इसके लिए एफ मैक्स हो जाएगा C/C इंटू R2/R इंटू F0। तो आपने कहा दोनों का एफ मैक्स भी अलग हो गया, अपना लफड़ा भी खत्म, बाकी सारी चीजें सेट हो गई। देख रहे हैं आईएनपीएचओ की खासियत। तो आपने कहा दोनों ऑब्जर्वर अंदर हो सकते हैं, मैंने कहा दोनों बाहर भी तो हो सकते हैं। अब इनको यूनिक तो बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जर्वर वहां होगा, ऑब्जर्वर 2 यहां हो गया, तो दोनों के एफ मैक्स अलग अलग हो गए। तो आपने कहा इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या दोनों अंदर हो, या एक ये भी हो सकता है कि एक अंदर हो और एक बाहर हो। आपने कहा हाँ यार, तो मतलब एक कोई सही होगा, वो तो नहीं होंगे, इसका मतलब कोई इंफॉर्मेशन अभी छूट रही है, कहीं ढूंढू। ओ समझाते हैं। कहां छूट रही। आपने कहा सर इन दोनों में एक बड़ा बढ़िया बात है। आपने कहा सर ऑब्जर्व करना है वो रह गया। देखो बहुत कम बच्चे ऑब्जर्व कर पाते, इसलिए सोच रहे हैं कि ये स्किल चाहिए, ओलंपियाड के लिए स्किल चाहिए। रटने वाले बच्चे एकदम लौट जाते हैं। मैंने कहा देखो इसका मैक्सिमा यहां था, इसका मैक्सिमा यहां था। अगर मैं इन दोनों के बीच का वेरिएशन दिखाऊं तो मैक्सिमा से मिनिमा के बीच की दूरी मैक्सिमम 16 सेकंड पर है ना, ये 16 और ये 9 सेकंड आ गया, तो 25 हाँ 9 9 सेकंड। ये क्या है ऑब्जर्वर 1, ये क्या हो गया, आपने कहा टाइम बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का समय कितना आ गया, आपने कहा 9 सेकंड। किसके लिए, ऑब्जर्वर 1 के लिए, जो भी ऑब्जर्वर 1 होगा, वन ऑफ द ऑब्जर्वर। सर दूसरे के लिए, आपने कहा दूसरे के लिए अगर मैं देखूं तो इसका मैक्सिमा आ रहा है यहां पर, ये कौन सा लाइन है 20 सेकंड वाला। सर ये यहां पर आ रहा है 20 सेकंड का, और इसका मिनिमा जो है वो आ रहा है यहां पर। कहां बन गया, ये देखिए ये आ गया यहां मिनिमम। ये कौन सा पॉइंट हो गया, आपने कहा सर ये हो गया 29। तो सर अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करता तो सर वापस से ये 9 सेकंड है। मतलब दोनों ऑब्जर्वर के बीच के मैक्सिमा और मिनिमा के बीच, देखो ये यहां 40 से 49 9 सेकंड, यहां पर 44, और इसका मिनिमा अगर आप देखेंगे कहां जाएगा, ये देखिए यहां बन जाएगा, ये देखिए मिनिमा। तो आपने एक बड़ी यूनिक चीज ऑब्जर्व की, वो क्या है कि टाइम बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर बोथ ऑब्जर्वर इज 9 सेकेंड। ये 9 सेकेंड के बराबर है, दोनों में देख ले भैया। तो आपने कहा सर तो क्या हो गया, मैंने कहा बेटा ढूंढू, आओ। अगर हम यहां पर देखें तो इसको मैक्सिमा से मिनिमा आने में कितना एंगल चलना पड़ेगा, ये वाला एंगल। तो अगर हम यहां पर बात करते टाइम बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, इनके बीच का समय, तो अगर मैं इस बड़े से एंगल को यहां पर सोचिए तो मैं इसको θ1 बोलूं, तो आप लिखेंगे θ1/ω। और टाइम बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर ऑब्जर्वर 1, फॉर ऑब्जर्वर 2 अगर लिखते तो आप बोलते θ2/ω, क्योंकि उसको यहां से यहां आने में ही हो जाएगा, क्योंकि उसको कम घूमना पड़ेगा। तो इसको मैक्सिमा से मिनिमा आने का समय अलग होगा और इसका मैक्सिमा से मिनिमा आने का समय अलग होगा। अगर दोनों का मैक्सिमा से मिनिमा आने का समय अलग अलग है, इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते बोथ आर डिफरेंट, जबकि ये दोनों के दोनों 9 सेकंड के बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब हम यहां पर बोलेंगे बोथ
कांट बी इनसाइड, दोनों के दोनों अंदर नहीं हो सकते। ये बात हम लोगों ने समझ ली और ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपने कहा सर इसका मतलब मेरे पास एक सिंपल सा केस बचता है, और वो सिंपल सा केस क्या है कि सर लास्ट पॉसिबिलिटी जो हम बोल सकते हैं कि लास्ट पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके की होगी कि वन आउटसाइड एंड वन इनसाइड, वन आउटसाइड एंड वन इनसाइड, यही एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है। तो आपने कहा सर ठीक है, मैक्सिमा दोनों के अलग अलग आ रहा है लेकिन दोनों का थीटा एंगल सेम होना चाहिए ताकि सेम टाइम पर आ जाए। अब आपने इसको समझने के लिए यहां पर अब आपने कहा सर ये मेरी पॉसिबिलिटी पहली वाली होगी। अब आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ गए, बोला ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी एफ नॉट ऑफ द सोर्स, सोर्स की फ्रीक्वेंसी बताओ। फ्रीक्वेंसीज दी क्या गई हैं? आपने कहा सर फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं मैक्सिमम वाली। तो अब पहले मुझे बताओ कि अगर मैं बड़े वाले को वन बोल रहा हूं, न्यूअर वाले टू बोल रहा हूं, तो कौन सा अंदर होगा और कौन सा बाहर होगा? तो आपने कहा सर देखो वन वाले ने मैक्सिमम ज्यादा सुने हैं और टू वाले का मैक्सिमम ज्यादा बड़ा नहीं है, वन से छोटा है। इसका मतलब जिसने ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनी होगी तो इसका मतलब वो आउटसाइड पर होगा और दूसरा वाला इनसाइड पर होगा, क्योंकि सर अंदर वाले को कॉस अल्फा का कंपोनेंट आ रहा था। तो अभी मैंने एक जनरल परसेप्शन आपके सामने दिखा रहा हूं कि जो बाहर वाला होगा, लोकेशन की बात नहीं कर रहे, अभी आर दूरियां अलग अलग हो सकती हैं, उन सब पे भी चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन जो बाहर वाला होगा उसके लिए एफ मैक्स कितना है? आपने लिखा सी अपॉन सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इनटू एफ नॉट। एफ मिनिमम कितना है? आपने लिखा सी अपॉन सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू एफ नॉट। और जब मैं इनर वाले की बात करेंगे, अंदर वाले की बात करेंगे, अंदर वाला कहीं पर भी होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहां पर होगा, तो लेट्स सपोज अभी अपन एज्यूम कर लेते हैं यहां कहीं है, तो मैंने इसको यहां पर बना दिया अभी हाल फिलहाल के लिए, हमने एक एज्यूम किया, लेट्स सपोज। तो ये ऑब्जर्वर नंबर 2 बोला है, ये ऑब्जर्वर नंबर 1 बोला है। अच्छा ये यहां नहीं हो सकता, ये बात इंपॉर्टेंट है समझना, इसको भी यही समझा देते हैं। ये यहां नहीं हो सकता, आपने कहा क्यों? मैंने कहा देखो भैया, अगर ये यहां होगा क्योंकि दोनों को सेम टाइम चाहिए, तो इसका मैक्सिमा से मिनिमा आने का समय जो है, उसका मतलब जितना ये एंगल थीटा होगा वही डिटेक्टर नंबर 2 के लिए भी होना चाहिए। तो डिटेक्टर नंबर 2 कुछ ऐसे लाई कर रहा होगा, आपने कहा सर वो यही लाई कर ले ताकि इसका भी यहां, मैंने कहा अगर यहां लाई करेगा तो दोनों का मैक्सिमा कोइंसाइड कर जाएगा, एक सेम टाइम पर होगा। तो आपने कहा वो डिटेक्टर 2 यहां नहीं लाई कर सकता। तो अगर टाइम बिटवीन मैक्सिमा मिनिमा सेम है तो डिटेक्टर 2 या तो यहां लाई करे या इस सर्कल पर कहीं लाई करे, ताकि सबके लिए ये थीटा एंगल सेम रहे। पहली बात समझ में आती है? तो आपने कहा अगर डिटेक्टर नंबर 1, जिसको ऑब्जर्वर नंबर 1 मैं बोल रहा हूं, तो ऑब्जर्वर नंबर 1 विद हाई फ्रीक्वेंसी आउटसाइड होगा और ऑब्जर्वर नंबर 2 इनसाइड होगा। और लेकिन वो यहां नहीं होगा, वो इस सर्कल पर कहीं लाई करेगा ताकि थीटा एंगल तो सेम सबटेंड हो बट थोड़ी देर के बाद हो। वो टाइमिंग का भी अभी हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो एग्जैक्ट हम कैलकुलेशन पर आएंगे, लेकिन पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो आपने कहा ऑब्जर्वर के लिए एफ मैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? आपने कहा सर इसमें हमको दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ एफ मैक्स इज 1300 और एफ मिनिमम इज 800। अब इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो मेरे पास कहानी बहुत सिंपल सी बन जाएगी और उस कहानी को हमें जरा ध्यान से देखना है। तो आपने कहा सर देखो 1300 इट शुड बी इक्वल टू 330 अपॉन 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू एफ नॉट, और ये हो गया एक 800, इट इज इक्वल टू 330 बटे 330 प्लस वी एस मल्टीप्लाइड बाई एफ नॉट। दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहां से वी एस और एफ नॉट दोनों की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। पहले यहां पर देख लीजिए बेटा सभी लोग, दोनों को डिवाइड करेंगे यहां से एफ नॉट और इन दोनों की वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। मैं डायरेक्टली वैल्यू बता रहा हूं, ये वैल्यूज Vs क्योंकि मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूं, ये लगभग आएगी 78.6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है इसलिए मैं कैलकुलेशन में समय वेस्ट नहीं करूंगा। डिवाइड करना है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इजीली आंसर निकल के आ जाएगा, आपको सिर्फ दो डिवीजन करने और कुछ नहीं करना है। और सेकेंड आ जाएगा यहां से 991 इज द फ्रीक्वेंसी, 991 हर्ट्ज, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। ठीक है, तो फ्रॉम दीज टू डेटा आई डिफाइंड क्या इसकी वेलोसिटी है और क्या इसका 800, क्या इसका वो होगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही है। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ द सोर्स पता चल गई। अब अगर मैं किसी तरीके से इस बात पर सोचूं कि भैया
क्या होगी वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द सोर्स थी तो ओमेगा से डिटेक्ट करेगी। तो आपने कहा सर मुझे वेलोसिटी ऑफ सोर्स पता चल गई एंड वीएस शुड बी इक्वल टू आर ओमेगा। मुझे ये पता है कि यहां से यहां तक का जो टाइम डिफरेंस है वो 9 सेकंड का है और पूरा चक्कर लगाने का समय जो है वो 24 सेकंड का है। तो क्या मैं ओमेगा की बात कर सकता हूं? ओमेगा बराबर क्या होता है? टी बराबर 2 पाई बाई टी। और अगर हम यहां पर बात करें तो लिख सकते हैं 2 पाई बाई 24। ये हो गया मेरे पास ओमेगा। और अगर मुझे ओमेगा आ गया तो क्या मैं रेडियस ऑफ द सर्कल निकाल सकता हूं? दैट इज द आर बराबर वी एस। वी एस कितना आ गया अपने पास? 78.6 अपॉन ओमेगा, दैट इज 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 24। तो मेरे पास यहां से रेडियस की वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 3.14 से करना तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बन जाती है 300 मीटर लगभग लगभग। अगर आप बात करेंगे तो इट्स कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर्स। क्योंकि हमने इसका पूरे चक्कर का समय पता है, एक चक्कर घूमने का समय कितना है? 24 सेकंड। तो हमने बोला 24 सेकंड है तो रेडियस आ गई 300 मीटर। आपने कहा सर बहुत अच्छा। अब रेडियस 300 मीटर आ गई है तो बेटा ये वाला एंगल ओमेगा भी पता है, ये वाला एंगल यहां से यहां तक का समय कितना हो गया? डेल्टा टी। आपने कहा 9 सेकंड। और अगर ये समय यहां से यहां तक का 9 सेकंड है, टोटल 24 है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा? तो आपने बोला सर थीटा इट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ओमेगा कितना है? आपने लिखा 2 पाई बाई 24 इंटू 9। तो ये कितना हो गया? 2, 12, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12। तो एंगल हो गया पाई बाई 4। तो थीटा जो एंगल ये टर्न कर रहा होगा इट शुड बी इक्वल टू पाई बाई 4। तो आपने कहा सर इसका मतलब ये जो एंगल यहां पर बन रहा है, ये जो एंगल यहां पर बन रहा है, दिस एंगल शुड बी पाई बाई 4। क्योंकि ये टाइम डेल्टा टी बराबर 9 सेकंड है। पाई बाई 4 गलत कर दिया कुछ, एक सेकंड में गलत कैलकुलेशन। 3 पाई बाई 4 होगा ना, सॉरी 3 का भी तो गुणा होगा ना ऊपर। हाँ 3 पाई बाई 4 होगा। 3 पाई बाई 4 माई मिस्टेक। तो एंगल कितना आ गया बेटा अपने पास? 3 पाई बाई 4। अब आपने कहा सर मेरे पास यहां से मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई कि ये एंगल 3 पाई बाई 4 होगा। यहां से यहां तक की दूरी, अब हमने रेडियस भी निकाल ली आर। तो मैंने कहा चलो भैया अब हमारे पास सारी वैल्यूज क्लियर हो गई हैं, तो आइए जल्दी से एक फाइनल डायग्राम की तरफ चलते हैं और फाइनल रिजल्ट डायग्राम आपके सामने पेश किया जाए। ऑब्जर्वर कितनी दूर होगा, अब हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास एंगल भी पता चल गया। अब एक ऑब्जर्वर तो यहां हो गया, इसको यहां मान लिया, और इसके लिए हमारे पास ये एंगल्स भी क्लियर हो गए। इज इट क्लियर नाउ? तो इसकी रेडियस आ गई बेटा अपने पास लगभग लगभग 300 मीटर। यहां से सोर्स की वेलोसिटीज भी अपने को क्लियर हो गई 78.6 मीटर्स के अराउंड लगभग। ठीक है ना? और यहां पर ये हमारा ऑब्जर्वर नंबर 1 है जिसने एफ मैक्स ऑब्जर्व किया है 1300 और यहां पर एफ मिनिमम ऑब्जर्व किया है 800। ठीक तो था? हम्म, ठीक है। ओमेगा हमने पहले ही निकाल लिया था, दैट इज 2 पाई बाई 24। और यहां से यहां तक का समय अब आता है सेकंड की लोकेशन कहां पर है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ली। तो हमने यहां पर एफ नॉट निकाल दी। अब लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द डिटेक्टर्स। डिटेक्टर के बीच की दूरी कितनी होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट बट अगेन द गेम ऑफ कैलकुलेशन ओनली। तो आपने बोला सर डिटेक्टर क्योंकि इनके बीच के मैक्सिमा कितनी देर के बाद आ रहे हैं, तो आपने कहा सर मैक्सिमा के आने की डिस्टेंस जो है जरा मैं उनको देखूं तो दोनों के मैक्सिमा के बीच का गैप, दोनों के मैक्सिमा के बीच का गैप कितना है? आपने कहा सर इसका आया 16 सेकंड पर, इसका आया 20 सेकंड पे, तो इन दोनों के मैक्सिमा के बीच का सेकंड है 4 सेकंड। तो अगर ये 4 सेकंड है, इसका मतलब उसका मैक्सिमा 4 सेकंड के बाद आना चाहिए। तो अगर वो 4 सेकंड के बाद मैक्सिमा आना चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हम यहां पर बोल सकते हैं कि 4 सेकंड में ये कुछ एंगल घूमेगा और ये 4 सेकंड में जितना एंगल घूमेगा वो इधर भी घूम जाएगा और यहां पर ये कहीं लाई कर जाएगा। तो ये एंगल गैप आ जाएगा थीटा। ये कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 24 इंटू 4, 4 6 24 2। तो पाई बाई 3 एंगल का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये डिटेक्टर जो होगा वो लाई तो करेगा इसी रेडियस पर, बट
कहां पर हो जाएगा, थीटा के एंगल के अंदर आ जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी कैन वेरी सिंपली से सर टाइम गैप, ये एंगल तो सेम रहेगा, दैट इज 3π/4, बट ये यहां से π/3 एंगल घूम जाएगा। नाउ दिस इज द वेरी सिंपल गेम ऑफ द कैलकुलेशन, आई थिंक यू कैन इजिली डू इट, क्योंकि अब हमने सारी चीजें निकालनी है। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, दैट इज ऑल। आप डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस पता है, इनके बीच का एंगल आपको पता चल गया है। फ्रॉम देयर यू कैन डिफाइन द लोकेशन ऑफ द डिटेक्टर 2, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये इसी परपेंडिकुलर दूरी पर लाई कर रहा होगा, ये हमको दिमाग में रख लेना, राइट। एंगल सबटेंड जो होगा वो इक्वल रहे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, डिटेक्टर नंबर 2 की लोकेशन कुछ यहां हो जाएगी। ये एंगल हमको 3π/4 पता है, 3π/4 एंगल के करस्पॉन्डिंग इसकी लोकेशन, इसकी डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? जरा जल्दी से देख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब नाउ ओनली द मैथमेटिकल कैलकुलेशन हैज बीन लेफ्ट, रेस्ट एवरीथिंग इज बीन डन। ठीक है, अब आप लोग कर लेंगे, क्योंकि अब इस पे ज्यादा समय देने, क्योंकि काफी समय ऑलरेडी हमने दे दिया है। So I think this is the last part of this question and this is again very important. You have to calculate this one, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं in terms of homework. ठीक है, ऑब्जर्वर 1 ऑब्जर्वर 2 के बीच की दूरी, एंगल गिवन एज पाई बाय 3। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड हम लोग जल्दी से अब चलते हैं कुछ और भोकाली वाले क्वेश्चंस को करने की तरफ। ताकि सबसे पहले हम एनएससीपी के पीवाईक्यूज को कवर कर सकें, और जो हम लोगों ने कल पीवाईक्यूज किए थे उसके आगे की कहानी को हम जरा समझने चलते हैं, और दैट इज साउंड का इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का समझना बहुत जरूरी है, और उन सभी क्वेश्चंस पर आने वाले कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस की बातचीत को थोड़ा सा एक बार समझा देता हूं, और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बातचीत को बढ़ा देता हूं, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो इंटरफेरेंस क्या है? इफ वी टॉक अबाउट इंटरफेरेंस वी कैन वेरी सिंपली से, हम क्या बोल सकते हैं, इंटरफेरेंस होता है दो रेस जब आपस में मुलाकात करती हैं, दो वेव आपस में जब मुलाकात करती हैं। तो जब दो वेव आपस में एक दूसरे के, जैसे एक सोर्स ये रहा और एक सोर्स ये रहा, बेटा इसकी जल्दी से छोटी सी कहानी समझना, और इन दोनों सोर्स से मिलके अपने कान पर एक वेव आई। अब ये वेव कुछ इस तरीके से टिंग 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 टिंग। इस पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट एक क्विंग्स ट्यूब का काफी बेहतर एक्सपेरिमेंट है। आप लोग अब जब ये वेव यहां टकराती हैं तो वो कैसे टकरा रही है ये बड़ा मैटर कर जाता है, ठीक है ना। अब जैसे हमारा कान यहां पर है और यहां पर हो गया इन दोनों वेव का इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? दिस इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव। इसमें सबसे पहली बात जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि ऐसा नहीं कि हम किसी भी वेव के बारे में बता सकते हैं सुपरपोजिशन। कुछ कंडीशंस हैं। अगर एक वेव y1 है एंड y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या हो गया? y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। दूसरी वेव होगी y बराबर, अगर मैं यहां पर a1 ओमेगा 1 k1 और यहां पर लिख दूं a2 साइन, पहले कंस्ट्रेंट को समझेंगे, माइनस k2x। ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू ओमेगा 2। ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपस में बराबर होने चाहिए, पहली कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। अगर आप इंटरफेरेंस कराना चाहते हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। अब इंटरफेरेंस करेंगे तो सेम मीडियम में करेंगे, तो K1 की वैल्यू क्या होती है? आपने बोला ओमेगा अपॉन वी। तो भैया अगर कान रखा होगा तो दोनों का मीडियम सेम होगा, और अगर दोनों का मीडियम सेम होगा तो यहां पर K1 बराबर K2 भी हो जाएगा, क्योंकि V1 बराबर V2 होगा बिकॉज ऑफ सेम मीडियम। तो पहली दो कंडीशन, दो कंसेप्ट दिमाग में बैठाओ कि सर जब भी कोई वेव टकराएगी तो उसका ओमेगा और के दोनों सेम होगा, तभी हम इंटरफेरेंस की बात कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। अंतर क्या हो सकता है? आपने कहा सर यहां पर इन दोनों के बीच में x1 x2, क्योंकि हो सकता है कि ये जो चल के आ रही है रास्ता वो x1 हो और ये जो रास्ता चल के आ रही है x2 हो। इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस हो सकता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ सकती है दैट इज y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1, या y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। और इनके बीच में क्या होगा बेटा? कुछ, क्योंकि यहां पर x1 x2 दोनों अलग चले हैं, तो इनके बीच का एक फेज डिफरेंस आ जाएगा जिसको बोलते हैं डेल्टा फाई। अगर हम इसको डिफाइन कर दें तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज k ऑफ x1 माइनस x2
और यहां पर ये क्या हो गया, पाथ रेफरेंस। और के को क्या लिखा जा सकता है बेटा, के को हम लिख सकते हैं 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। दिस इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। तो ये इनके बीच में एक फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है, इसके अलावा ओमेगा और के दोनों बराबर होने चाहिए। और अगर फेज डिफरेंस कुछ फाई एग्जिस्ट कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग टू फेज डिफरेंस इनके एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट वेव जो यहां पर हमारे कान के अंदर घुसेगी, जिसको मैं वाई नेट का नाम दूंगा, ये वाई नेट जो मेरे कान के अंदर घुस रही है ये हो जाएगी y1 प्लस y2। और ये रिजल्टेंट मैं सिर्फ तभी निकाल सकता हूं जब ओमेगा और के सेम हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सर अगर अलग अलग हो गए तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, वो मेरे जोन के बियॉन्ड हो गया। उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ बीट्स की बात कर सकता हूं जब ओमेगा 1 ओमेगा 2 बहुत क्लोज टू ईच अदर होंगे। अदरवाइज आई कैन नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा। इज इट अ क्लियर स्टेटमेंट? तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। तो यहां पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। जब हम इन दोनों वेव को ऐड करते हैं y1 प्लस y2 तो जो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल के आएगा a नेट। दिस इज बीन डिफाइंड बाय दिस सिंपल इक्वेशन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ इसको हम बोलते हैं वेक्टर समेशन। तो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, a1 है और ये a2 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच से होगा, दैट इज कॉल्ड एज ए नेट। इनके बीच में अगर एंगल डिफरेंस डेल्टा फाई था तो जो इसका नेट फाई बचेगा, फाई नेट फ्रॉम द फेजर, वो हम बोल सकते हैं कि नेट फाई डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां से जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव बनती है दैट इज डिफाइंड एज वाई नेट, इट इज इक्वल्स टू ए नेट। बेटा जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, उसका के भी सेम रहेगा, दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओनली थिंग दैट विल डिफर विल बी द यहाँ का फेज आ जाएगा एक फाई नेट। और हमें खैर इस वाले पार्ट से कोई खास लेना देना होता नहीं है क्योंकि ये फैक्टर तो सेम ही रहा, एक फेज आ गया। बट ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ही तो होता है वो उसकी इंटेंसिटी को डिफाइन करता है। तो नेट एम्पलीट्यूड जो हो गया ए नेट, that is simply a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos of delta phi, that is the phase difference। और इसकी वैल्यू बेटा सबसे ज्यादा जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो a की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है दैट इज a1 प्लस a2। कब? जब डेल्टा फाई 0 डिग्री हो जाता है या फेज डिफरेंस 0 डिग्री या 2 पाई या 4 पाई ऐसे होता है। और a मिनिमम की बात करते हैं इट इज डिफाइंड एज a1 माइनस a2। ये कितना होता है? a1 माइनस, कब होता है बेटा ये? जब डेल्टा फाई की वैल्यू आपकी पाई, 3 पाई एंड सो ऑन हो जाता है, राइट? इसी पर अगर हम रिलेशन विद इंटेंसिटी की बात करें बेटा, ये रिलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन विद इंटेंसिटी। रिलेशन विद इंटेंसिटी, अगर हम इंटेंसिटी से रिलेशन की बातचीत करें, अगर हम इंटेंसिटी से रिलेशन की बात करें ठीक है, एक सेकंड चलो। हम्म, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें बच्चे तो हम सभी को पता है दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है राइट? हमको सभी को पता है। तो आई बराबर क्या लिखते हैं? 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ। तो अगर मीडियम सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम सेम है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो एक कांस्टेंट ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं आई नेट, इंटेंसिटी नेट जो हो जाएगी दैट इज सिंपली इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। और यहां से हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है दैट इंटेंसिटी मैक्सिमम जो होती है दैट इज अंडर रूट ऑफ I1 I2 का होल स्क्वायर, और इंटेंसिटी मिनिमम जो हो जाती है बाय द बेस्ड वैल्यू अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। बेटा ये फैक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कई सारे आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, तो इनको जरा आपको ध्यान से देखना है, समझना है, एंड दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं? तो अब इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन पहले करते हैं। अब यहां पर बोला गया द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट अ पॉइंट पी इज आई नॉट। बोला गया इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है किसी भी पॉइंट पी पर वो कैसा है, आई नॉट के बराबर है। When the sound reaches this point directly and in the same phase from the two identical sources S1 and S2, the power of S1 is now reduced by 64% and the phase difference phi between S1 and S2 is varied continuously. The maximum and minimum intensity recorded at P are now I max and I minimum such that. तो सबसे पहले क्या किया गया कि भैया दो सोर्सेस को बचाया गया जिनकी इंटेंसिटी सेम सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब क्या हो गया, डेल्टा फाई कितना मान लेंगे बेटा, 0 डिग्री, मतलब इनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो आई मैक्स का वैल्यू कितना हो गया, आपने कहा सर आई मैक्स की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर। अगर दोनों सेम है बेटा, ध्यान रखना दोनों साउंड दोनों के दोनों पावर कैसे, द पावर एस वन एस टू आइडेंटिकल सोर्सेस दिए गए, मतलब दोनों का पावर कैसा होगा बेटा, सेम। अगर दोनों का पावर सेम होगा तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज 4। अगर मैं एक का पावर आई मान लू तो आई वन बराबर आई टू बराबर आई मान लिया तो क्या हो जाएगा 4 आई। और 4 आई, इसको बोला कि 4 आई की वैल्यू किसके बराबर है, आई नॉट के बराबर है। मतलब अगर हम समझें तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक का पावर आई होगा तो रिजल्टेंट पावर जो बन रहा होगा दैट इज 4 टाइम्स ऑफ आई। तो आपने बोला वो आई नॉट के बराबर दे दिया गया। अब सेकंड केस में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अब क्या किया, द पावर ऑफ एस वन इज नॉट रिड्यूस बाय 64%। तो अब मेरे पास जो पावर एक का था जिसकी वैल्यू आई थी और एक का पावर हमने रिड्यूस कर दिया 64, बता कितना 36। तो आपने बोला 0.36 आई। बेटा ये समझ में आ रहा है, 64% रिड्यूस करेंगे तो 36% बचेगा। 36% का मतलब कितना हो गया 0.36 आई। अब ये दोनों वापस इंटर करते हैं। तो अब बोला गया अब आई मैक्स आई मिनिमम कितना होगा, तो आपने कहा सर अब इनके आई मैक्स की बात करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे आई प्लस, सर 0.36 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 0.36 का अंडर रूट हो जाएगा 0.आई अंडर रूट ऑफ आई प्लस 0.आई का होल स्क्वायर। इट इज डिफाइंड एज 1.6 अंडर रूट ऑफ आई का होल स्क्वायर। 1.6 का स्क्वायर 256, तो 2.56 आई हो जाएगा ये। और अगर मैं आई मिनिमम की बात करूंगा तो आप बोलेंगे सर इनके बीच का डिफरेंस ले लेंगे, तो अंडर रूट ऑफ आई माइनस अंडर रूट ऑफ 0.36 आई। तो अगर हम इन दोनों को मिनिमाइज करेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो अंडर रूट ऑफ आई माइनस 0.6 अंडर रूट ऑफ आई, तो ये 0.4 बचेगा, दैट इज 0.4 अंडर रूट ऑफ आई का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 0.16 आई। क्लियर है बेटा? आपने कहा सर क्लियर है। तो मैंने कहा भैया अब जरा वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। आई मैक्सिमम होगा 0.64 टाइम्स ऑफ आई नॉट, तो ये हो गया अपना। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये 0 पॉइंट, इसको आई को क्या लिख सकते हैं, आपने लिखा सर आई है आई नॉट बाई 4, तो हमने वैल्यूज वैल्यूज को डाल देते हैं। तो आई मैक्स हो गया अपने पास 2.56 आई, इट इज इक्वल टू 2.56 इंटू आई नॉट बाई 4। 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 25 6 चौको 24, 0.64 ही आएगा, सही है 0.64 आई नॉट। तो आपने कहा सर ये वाला फैक्टर तो सही हो गया। अब आई मिनिमम कितना होगा, तो आपने कहा सर आई मिनिमम की बात करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज 0.16 आई, तो इसको लिखा जा सकता है 0.16 आई नॉट बाई 4, तो इट इज इक्वल टू 0.04 आई नॉट। तो आई मिनिमम जो हो जाएगा वो 0.04 हो जाएगा। आपने कहा सर इसका मतलब ये गलत हो गया, ये सही हो गया। आई मैक्स अपॉन आई मिन की बात करेंगे तो एक से एक को डिवाइड कर देंगे, तो यहां से देखिए 0.4 से 16 जाएगा तो 4 चौको 16, तो 16 आ जाएगा रेशियो। तो 1 एंड 3 ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। क्लियर होता है बेटा पॉइंट? जल्दी से देख लीजिए, फंडामेंटल क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया, कोई परेशानी तो नहीं?
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भैया, इन मैनी सिचुएशन द पॉइंट सोर्स एमिटिंग, बेटा देखो एक थ्योरेटिकल बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एचसीवी में बहुत अच्छे तरीके से दिया भी गया है। In many situations, the point source emitting a wave starts moving through the medium with velocity v greater than the wave velocity in that medium. In such a case, when source velocity v greater than the wave velocity, the wave front changes. Wave front कैसे change हो जाते हैं? Wave front की बात करें तो the wave front क्या होता है? That is the locus of the मैक्सिमाज ऑफ द या लोकस ऑफ द क्रेस्ट, अगर हम बात करें लोकस ऑफ द ट्रफ बात कर लें, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हम लोकस बात करें वो किस तरीके से आगे की तरफ एक्सपेंड कर रही है वेव, उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट, राइट। तो अगर एक कोई पॉइंट सोर्स होता है तो पॉइंट सोर्स से वेव कुछ इस तरीके से निकलती है। तो पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट बनता है, तो अगर मैं सारे क्रेस्ट जो एक साथ निकले अगर उनको मिला दूं तो एक सर्कल बन जाएगा। तो वेव फ्रंट ऑफ पॉइंट सोर्स, तो वेव फ्रंट ऑफ पॉइंट सोर्स कैसा होगा? आप बोलेंगे स्फेरिकल। लेकिन जब यही पॉइंट सोर्स मूव करने लग जाता है, जैसा आपने डॉपलर इफेक्ट में देखा, राइट, तो जब ये पॉइंट सोर्स मूव करने लग जाता है बेटा, तो आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे मान लीजिए कि बेटा पहला सोर्स था, अब उसने यहां इस सेंटर पे सोर्स था, यहां पर उसने छोड़ा, अब ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो यहां की वेव तो ऐसे ऐसे चल रही थी जो यहां छोड़ी गई, लेकिन दूसरी वेव उसने आगे की तरफ छोड़ी। जब वो दूसरी वेव आगे की तरफ छोड़ता है तो क्या हो जाता है? कंसेंट्रिक सर्कल ना होके फिर सेंटर्स आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अब यहां पर जो पैटर्न ऑब्जर्व होता है दैट इज कि आपका सर्कल, पहला सर्कल इधर बड़ा हो रहा है, इसका सेंटर यहां है, और दूसरा सर्कल इसके अंदर बन गया, जो कुछ यहां बन रहा है थोड़ा आगे। इसी तरीके से अब क्या हो रहा है? सोर्स की पोजीशन आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जब सोर्स मूव करता है किसी वेलोसिटी v से, और वेलोसिटी v लेस देन स्पीड ऑफ साउंड या लेस देन स्पीड ऑफ वेव है, v इज लेस देन c है, तो उसका जो पहला वेव फ्रंट है वो तो तेजी से निकल के आगे जा रहा है। सोचना, लाइट पहली निकली, ये किस स्पीड से जहां आगे जा रही है? ये वेलोसिटी ऑफ साउंड, या इसको c से लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर लगेगा। ये तो c स्पीड से वेव फ्रंट बढ़ेगा बाहर की तरफ, और ये जो सोर्स है इसकी वेलोसिटी मैंने vs लिख दी। तो अगर c बड़ा है, इफ c ग्रेटर देन vs है, तो इसका मतलब पहला वाला वेव फ्रंट ज्यादा तेजी से एक्सपेंड कर रहा होगा, ये सी स्पीड से कर रहा होगा, ये सी स्पीड से कर रहे होंगे, ये सी स्पीड से बढ़ रहे होंगे, लेकिन सोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, तो इसका मतलब हमेशा इसके द्वारा छोड़ा गया वेव फ्रंट इसके अंदर आएगा। तो वहां पर पैटर्न कंसेंट्रिक सर्कल छोड़ के इनर सर्कल का पैटर्न एक फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर यही स्पीड बड़ी हो जाए और ये आगे की तरफ चलने लग जाए, तो अब इसने पहला छोड़ा, सोचना, यहां पर वेव फ्रंट इसने यहां से छोड़ा और ये वेव यहां से चली, और जब ये वेव फ्रंट यहां से चली तो इसके निकलने के इसके चलने की स्पीड यहां पर मान लीजिए सी है, और ये और तेजी से सोर्स की स्पीड ज्यादा हो गई, तो जब तक वेव फ्रंट यहां पहुंचेगा तो सोर्स इसके आगे पहुंच जाएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ सोर्स ग्रेटर देन सी हो गया, तो जब तक सोर्स अपने सर्कल के पहुंचा होगा तो ये सर्कल क्रॉस कर गया होगा, मतलब वेव फ्रंट को क्रॉस करके आगे जाएगा। तो अब दूसरी वेव जो ये छोड़ेगा, मतलब दूसरा मैक्सिमा जो ये छोड़ेगा, वो इसके आगे से छोड़ेगा, मतलब उसका कहानी कुछ ऐसा छोटा बन जाएगा यहां पे। तो ऐसे केस में जो हमको पैटर्न देखने को मिलता है बेटा, उसमें सेंटर्स जो होते हैं वो आगे की तरफ प्राप्त हो जाते हैं, सेंटर्स जो होते हैं बेटा वो आगे की तरफ प्राप्त हो जाते हैं सर्कल के बाहर, और इस पैटर्न को हम लोग नाम देते हैं कोनिकल पैटर्न। तो अब क्या होता है, जो ये पैटर्न होता है ये स्फेरिकल से चेंज होके एक कोनिकल शेप ले लेता है, इसको सोनिक बूम का नाम दिया था। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? सोनिक बूम। क्या नाम देते हैं बच्चे इसको? सोनिक बूम। इन केस ऑफ सोनिक बूम्स, इन केस ऑफ साउंड वेव।
अब स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तो हो नहीं पाता है, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं होती, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेजी से चले जाते हैं। तो जितने भी हमारे फाइटर प्लेन्स होते हैं जिनकी स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होती है, जैसे मैक 1, मैक 2, मैक 3 की बात करें, तो ये वाले जो साउंड वेव्स होते हैं ये यहाँ पर सोनिक बूम्स क्रिएट करते हैं। और जब ये पहला और दूसरा आपस में इंटरफेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा भयंकर इंटरफेरेंस होता है और बहुत ज्यादा भयंकर साउंड प्रोड्यूस होती है, बहुत एम्पलीफाइड साउंड होती है। इसीलिए जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी आवाज बहुत तगड़ी होती है, और उनके पीछे अगर कोई हो तो वो मतलब निपट सकता है। दैट इज द इंटेंसिटी दैट प्रोड्यूसेस एट दिस प्लेस। तो सोनिक बूम्स जब निकलते हैं तो पैटर्न कोनिकल हो जाता है। ये बात आप सभी को दिमाग में रखनी है, फ्रॉम स्फेरिकल टू कोनिकल, दिस इज द इंपॉर्टेंट। Two wires made of the same material, one thick and other thin, are joined to form one composite wire. The composite wire is subject to the same tension throughout. The wave travels along the wire and passes the point where two wires are joined. The quantity which changes at the joint are. ज्वाइंट पर क्या चेंज होता है बेटा, यहां पर इस पर दो केस आते हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखने चाहिए और रखने होते हैं। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टू केसेस केम ओवर हियर, एंड वन ऑफ द केसेस अबाउट जब दो अलग अलग ज्वाइन करते हैं तो उस केस में क्या होता है और कैसे हम डिफाइन करते हैं और उस पॉइंट को हम किस तरीके से मानते हैं, ठीक है ना। कुछ बेसिक एजम्पशंस होते हैं जो हम सभी लोगों को दिमाग में रखने पड़ते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है जहां पर ये दोनों इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो अब जब वेव यहां से जाती है और वेव यहां से जाके इसके ऊपर जा रही होती है तो यहाँ पर मीडियम बदल जाता है, इसका म्यू बढ़ जाता है, तो यहाँ का म्यू वन ज्यादा होगा, यहाँ का म्यू टू, मतलब म्यू टू म्यू वन म्यू वन म्यू टू बदल जाएंगे। तो जब मीडियम बदलता है तो अगर वेव आप स्ट्रिंग वेव लें या साउंड वेव लें या कोई भी वेव लें, सभी की वेलोसिटी मीडियम पर डिपेंडेंट होती है, चाहे वो लाइट वेव हो चाहे कोई भी हो, सभी की वेलोसिटी बदल जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंडेंट अपॉन मीडियम, मीडियम पर निर्भर करती ही करती है। सबसे चीज जो इंपॉर्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं चेंज हो सकती। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना है तो मैंने कई बार कई जगह वीडियो में दिया हुआ है, आप देख लीजिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव, क्योंकि हमें ये लॉ हमेशा होल्ड करता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज होगी तो लैम्डा भी चेंज हो जाएगा, तो दैट इज द VW1 अपॉन लैम्डा 1, इट शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव 2 इन द लैम्डा 2। तो अगर वेलोसिटी ऑफ वेव बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा 1 बढ़ेगा, और वेलोसिटी ऑफ वेव घटेगी तो लैम्डा घटेगा, बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। तो प्रोपगेशन स्पीड एंड वेवलेंथ दोनों चीजें बदलती हैं, फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता है। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोला गया a sound source of a constant frequency travel with a constant velocity past an observer, again the very easy question, I think you can do it, मैं इसको नहीं कराने वाला हूं क्योंकि इसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। Two factories are sounding together, their sirens are 400 hertz each. A man walks from one factory towards the other with a speed of 2 meter per second. The velocity of sound is 320 meter per second. The number of beats पर क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ बीट्स को निकालना है, मतलब फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को निकालना है। बीट में दो बातें ध्यान रखनी है, अगर किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर वैक्स लगाई जाएगी तो फ्रीक्वेंसीज घट जाती हैं, अगर उसके ऊपर फाइलिंग की जाती है, उसको छीला जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये दो कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखने हैं। तो अगर दो फ्रीक्वेंसी को साउंडिंग टुगेदर, देयर सायरन ऑफ 400 हर्ट्ज, अ मैन वॉक्स फ्रॉम वन फैक्ट्री टुवर्ड्स द अदर एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक ये फ्रीक्वेंसी का साउंड है, एक यहां पर है। अब ये दो साउंड सुनेगा, एक इसका और एक इसका, ठीक है ना। दोनों का 400 हर्ट्ज है और ये पर्सन है एक से दूसरे की तरफ जा रहा है। डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, ये D1 पर है D2 है, डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दी गई। अब यहां से अगर जाएगा तो एक से दूर जा रहा होगा तो F एपरेंट फ्रॉम 1, एक से दूर जा रहा होगा, सोर्स कांस्टेंट स्पीड पर है तो C, यहां से दूर जाएगा तो स्पीड घटाएगा तो C-2 अपॉन C मल्टीप्लाइड बाई F0, क्योंकि सोर्स की तो स्पीड कुछ है ही नहीं। इसकी तरफ जा रहा है तो यहां पर ये एफ एपरेंट बढ़ा देगा, तो यहां पर एफ एपरेंट हो जाएगा C+2 अपॉन C इंटू, तो ये एफ एपरेंट 1 और 2। जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ बीट्स क्या होती है बेटा, F2 माइनस F1, डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C+2 अपॉन C माइनस C-2 अपॉन C मल्टीप्लाइड बाई F। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, C से C कैंसिल, 2 से 2 जुड़ जाएगा, दैट इज 4 अपॉन C इंटू F।
तो 4 गुणे फ्रीक्वेंसी हो गई है 400 और ये हो गया बेटा 320। तो 4 चौको 16 दूनी 32, 5 आ जाएगा आई थिंक, राइट? 5 वर्ड्स, 160 बड़े 32, 32 पंचे, करेक्ट आंसर आ जाएगा। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन बट येट क्योंकि बीट पे हमने क्वेश्चन नहीं किया था तो मैंने कहा एक क्वेश्चन उस पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द फ्रीक्वेंसी बेटा सबसे ज्यादा आप देखिए ना, ये सबसे रिसेंट ईयर क्वेश्चन आप देखिए, कोई क्वेश्चन आपको फालतू दिख रहा है? सब यही है कि बिल्कुल एक ही कंसेप्ट को 10-10 बार पूछा जा रहा है, कोई इनोवेशन खास बड़ा नहीं है, मतलब कोई चीजें ऐसी नहीं बदल रही, वही सेम चीज को रिपीट किया जा रहा है। मैं वापस बोल रहा हूं, दिस इज द अगेन वेरी ग्रेट चैप्टर जिसको आप बहुत आसानी से फोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन घिस घिस के रिपीट किए जा रहे हैं, वही क्वेश्चन बार बार घिसे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, कोई भी किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो कृपया करके अपने आप की बुद्धि को सेट कर लो, ज्यादा बवाल है नहीं, इवन सेट है। बोला गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ एन ओपन एंड ऑर्गन पाइप इग्नोरिंग एंड करेक्शन, द रेशियो ऑफ देयर लेंथ एल ओपन इज टू एल क्लोज। क्या होगा? सिंपल है, कंसेप्ट समझ लें, कंसेप्ट तो कुछ है ही नहीं। अब आपने बोला है थर्ड ओपन ऑफ अ क्लोज्ड एंड, अगर क्लोज्ड एंड होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एफ बराबर, याद रखना ही है, 2n+1। अगर एन की वैल्यू आप 0 शुरू करते हैं, अगर आप एन की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं, मतलब डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि सब कई बच्चों को अलग अलग तरीके से बता दिया जाता है, तो v/4 है, ठीक है ना? तो एन की वैल्यू अगर आप 1 से शुरू करेंगे तो 2n-1 लिख दीजिए, अगर आप एन की वैल्यू 0 शुरू करते हैं तो एन की वैल्यू सामान्यतः इंटीजर होता है तो 1 से शुरू कर देते हैं, है ना? बाकी आप लोग ज़्यादा बड़े ज्ञानी हैं, समझ जाएंगे, है ना? समझ जाओगे ना भैया? क्या बोला गया है? क्लोज होगा तो थर्ड ओवरटोन की बात की जा रही है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। तो थर्ड कितना हो गया? तो आपने बोला सर थर्ड ओवर मतलब 4, 4 दूनी 8, तो 7v/4l, तो ये हो गया थर्ड ओवरटोन। और दूसरा क्या है? L1 लिख देते हैं इसको। टू द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन एंड, अगर ओपन एंड होता है, दोनों एंड से खुला होता है, F बराबर हो जाता है NV/2l। तो अगर यहां पर बात करें तो 5v/2l2, राइट? तो अब उन्होंने बोला दोनों इक्वल है तो रेशियो ऑफ द लेंथ, इग्नोर एंड करेक्शंस। बताओ क्या, बताओ इसमें क्या लिखा है, कुछ नया है? 4l1 बराबर 5v/2l2, 2 दूनी 4 और L1/V से V कैंसिल हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर L1 लेके जाऊँ, नीचे L2 लिख दूँ, तो ये इधर चला जाएगा, ये 10, तो 7/10, द रेशियो ऑफ एल ओपन, ओपन वाला सॉरी, ओपन वाले का L2 माना तो उल्टा लिख देना, L2/L1 हो जाएगा 10/7, आंसर आ जाएगा 10:7। ये क्वेश्चन का लेवल है एनएसईपी के अंदर, सच्चाई को समझना। आपने अभी आईएनपीएचओ का क्वेश्चन भी किया है, अनडाउटेडली वो क्वेश्चन बहुत शानदार था, बहुत तगड़ी थिंकिंग एबिलिटी की रिक्वायरमेंट थी, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल की आवश्यकताएं थी, बट दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। नेक्स्ट पे आते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टील वायर लेंथ 80 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, एंड एन एल्यूमिनियम वायर 60 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 मिलीमीटर स्क्वायर ज्वाइंट एंड टू एंड इज स्ट्रेस्ड बाय अ टेंशन ऑफ 160 न्यूटन, if the density or densities of the steel and aluminum are 7.8 gram per cc and 2.6 gram per cc respectively, then the minimum frequency of the tuning fork which can produce standing wave in the composite wire with the joint as node, the combination of a steel wire length 80 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर सब लोग दिमाग में मतलब, क्योंकि ये एचसीवी में भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आप लोग देखेंगे, बट इसको समझना है, कई बच्चे इसमें गलतियां बहुत सारी करते हैं, सबकी लंबाई अलग अलग है, दोनों एंड की दोनों रस्सियां मैंने बनाई है यहाँ पे, ठीक है। अब बोला गया है एक है इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर है, अपने का सर बहुत अच्छी बात है, इसकी लंबाई आपको दे दी गई है 60 सेंटीमीटर, मैंने कहा बहुत। Joint end to end is stressed by a tension T of 160. If the densities of steel and aluminum are given as this one,
then the minimum frequency of a tuning fork which can produce a standing wave in the composite wire with the joint as node. यहां नोड बनना चाहिए और फ्रीक्वेंसी एक ही रहेगी। आपने कहा यस सर फ्रीक्वेंसी एक ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलेगी। अब अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो दोनों तरफ लैम्डास को हम निकालते हैं, दोनों तरफ हम वेलोसिटीज को निकालते हैं और करस्पॉन्डिंग इनकी कॉमन वेवलेंथ हम कैलकुलेट करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्टिव यहां पर देखा कि यार टेंशन दिया है, तो सबसे पहले इस पे वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए मैं बात कर रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ वेव इसमें क्या होगा, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। म्यू क्या होता है, आपने कहा सर अगर हम यहां पर बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया गया है, टेंशन भी दिया गया है, तो एक हो गया 160 बटे डेंसिटीज बेटा गिवन है। और हम अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं स्टील वायर की बात करूं तो स्टील का है 1 मिलीमीटर स्क्वायर और इसकी है 7 पॉइंट सॉरी स्टील की दे दी गई है 2.6 ग्राम, स्टील की 7.8 ग्राम, तो 7.8 ग्राम पर सीसी तो मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम 7.8 ग्राम पर सीसी को अगर हम चेंज करेंगे इन एसआई यूनिट्स तो बोलो बेटा क्या करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाइड यहां पर किससे आ गया 1 मिलीमीटर स्क्वायर तो 1 इंटू 10 की पावर 1 मिलीमीटर और 1 मीटर 10 की पावर -3 स्क्वायर होगा तो 10 की पावर -6। तो यहां पर वैल्यूज कितनी बन जाएंगे अपने पास, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 160 बटे 7.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, तो 16 बटे 7.8 78, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ जरा देख ही लेते हैं भैया, डिवाइड कर लेते हैं। बैक कहाँ गया कैलकुलेटर, 160 डिवाइडेड बाई 7. हाँ इतना कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये, कुछ 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 गलत नहीं लगा दी वैल्यूज। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको दे दिया गया 7.8 ग्राम, डेंसिटीज ऑफ द स्टील रो इंटू ए, बेटा म्यू का मतलब हो जाता है रो इंटू ए, और रजिस्टर ये दिया गया 7.8 इंटू 10 की पावर 3, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -6, किया तो सही है 160। और अगर हम इसकी बात करें तो वेलोसिटी ऑफ वेव इन दिस, तो बेटा यहाँ पर 80 सेंटीमीटर का है, ये स्टील है, तो यहाँ पर अपने पास म्यू की वैल्यू जो आ गई वो डेंसिटी इंटू एरिया होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव कितना आ जाएगा एल्यूमिनियम के अंदर, अंडर रूट के अंदर 160 डिवाइडेड बाई, अगर हम यहाँ पर देखें तो आई थिंक दोनों का सेम आ रहा है, टू 3 गुणे 202.6, ये भी वैल्यू वही आ जाएगी। हाँ भाई यही चीज, वेरी गुड। तो टू दोनों पे वेलोसिटी ऑफ वेव देखिए बेटा एग्जैक्टली सेम है, देखो 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 घुरो 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 घुरो, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर -6, तो ये भी वैल्यू वही बन रही है 160 बटे 7.8 इंटू 10 की पावर 3। तो दोनों पे वेलोसिटी ऑफ वेव एग्जैक्टली सेम है, और अगर दोनों पे वेलोसिटी ऑफ वेव सेम आ रही है इसका मतलब दोनों पे लैम्डास कैसे होंगे बेटा, सेम रहने वाले हैं, तो लैम्डा शुड बी सेम ऑन बोथ, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज सेम, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्टील इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन एल्यूमिनियम, तो लैम्डा शुड बी सेम ऑन बोथ, लैम्डा शुड बी सेम ऑन बोथ, दोनों पे लैम्डा की वैल्यू भी बराबर हो गई। अब आपने कहा सर लैम्डा भी बराबर है क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कॉमन रहनी है, तो अब हम यहाँ पर कॉमन मल्टीपल की बात कर लेते हैं कि भैया कॉमन मल्टीपल कैसे बन पाएगा, और यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात की गई मतलब मुझे मैक्सिमम लैम्डा की बात करनी है जो इसके ऊपर प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आइए जरा ध्यान से देख लेते हैं भाई साहब बच्चों, एक 80 सेंटीमीटर हो गया और एक 60 सेंटीमीटर हो गया। अब बेटा समझना, अगर ये नोड है और ये नोड है, गुड्डा ध्यान से सब बच्चे, तो अपने पास फिक्स कंडीशन क्या क्या है, आपने कहा सर ये भी नोड है और ये भी नोड बनना चाहिए और ये भी नोड बनना चाहिए, और आपसे बोला गया लैम्डा को मैक्सिमाइज कर दो, नोड नोड नोड, और ये दूरी कितनी है 80 सेंटीमीटर और ये दूरी कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो आपने कहा सर अगर हम सोचें तो इसका मतलब जितने भी लैम्डा यहां बन रहे होंगे तो जो डिफरेंस है 80 और 60 के बीच में
उसके बीच में एक पूरी वेव खत्म हो जाए, मतलब एक नोड से नोड की दूरी खत्म होनी चाहिए, तभी तो इनके बीच में एक नोड ऑक्यूपाई हो रहा होगा। बात समझ में आती है? मतलब जो पैटर्न दोनों में लैम्डा सेम है, तो 60 का पैटर्न और 80 का पैटर्न तो सेम रहने वाला है। मतलब मैंने कहा अगर मैं ये एक पॉइंट सोचूं कि इसमें एक्स्ट्रा लेंथ कितनी चलनी है वेव को, आपने कहा सर इसमें एक्स्ट्रा लेंथ जो चलनी है वो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चलनी है, मतलब जो 60 में पैटर्न होगा वही 60 में होगा। मैंने कहा हाँ बात तो सही कर रहे हो। तो मतलब आपने कहा सर यहां पर एक नोड है, यहां पर एक नोड है, और नोड से नोड डायरेक्टली नहीं आ सकते हो कि यहां का इतना पैटर्न तो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल रहने वाला है। अरे बोल दो, मुंह खोल दो, पक्की बात है। आपने कहा सर एकदम बढ़िया। तो मैंने कहा देखो भैया, इसका मतलब यहां पर ये फिनोमिना हो रहा होगा क्योंकि सिमेट्रिकल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल बनेगा जब यहां से यहां पर एक नोड बन रहा हो, क्योंकि इसको नोड पे एंडिंग है तो यहां पर भी एक नोड बनना चाहिए। अरे बेटा मेरे, ये 0 से 60 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल, और ये भी 0 से 60। तो अगर यहां नोड है तो इसका यहां पर भी नोड होगा, तो ये भी नोड होगा, और नोड से नोड के बीच की मिनिमम दूरी हो जाएगी λ/2, दैट इज इक्वल टू 20। तो लैम्डा शुड बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो लैम्डा कितना हो गया बेटा अपने पास? 40 सेंटीमीटर के बराबर निकल के आ गया, और लैम्डा हमारे पास 40 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं ये 40। तो हम फ्रॉम हियर वी कैन वेरी इजिली डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? आप बोलेंगे एफ इज इक्वल टू एन, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी बाई लैम्डा। तो वेलोसिटी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 10 16/7.8, 16/7.8 मल्टीप्लाइड बाई 100, और वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। तो √16/7.8 इंटू 100, और लैम्डा अपने पास निकल कर आ गया है 40 सेंटीमीटर है, तो बटे 100 जरूर कर दें। तो ये एक 100 ऊपर चला जाएगा, ये 0 से 0 यहाँ पर निकल जाएगा, तो √16/7.8 मल्टीप्लाइड बाई 1000/4 मतलब 250। तो 250 गुणे 10, लगभग वैल्यूज जो हैं वो निकल कर आ रही हैं। एक बार जरा मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 16 / 7.8, ये लगभग 2 √2 हो जाएगा, 1.4 अप्रोक्सीमेटली। ये वैल्यू 2 और 2 अंडर रूट टू तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 1.414 अगर मैं कर दूं, तो 353 के लगभग 358 हर्ट्ज का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आप लोगों ने देखा, और दैट इज अगेन वेरी सिंपली डिफाइंड कि वेलोसिटी ऑफ वेव सेम है, इधर से और इधर से सिमेट्री एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो यहां पर इसका मतलब एक इधर भी नोड होगा, एक इधर भी नोड होगा, तो आई कैन वेरी सिंपली डिफाइन। और अगर आप λ1 λ2 निकालते तो आप उसको एचसीएफ वगैरह से भी निकाल सकते थे, दैट इज अगेन अ वेरी कॉमन, लेकिन बट मैं इसको लॉजिकली थोड़ा सा करके दिखा रहा था। अगर आप यहां से बोलते तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ लूप्स अगर n1 होते, इसमें नंबर ऑफ लूप्स अगर n2 होते, करस्पॉन्डिंगली आप n1 और n2 की वैल्यू को करके HCF के फॉर्मेट में भी निकाल सकते थे। ठीक है, दैट इज अगेन वन ऑफ द मेथड। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इन अ स्टेशनरी वेव ऑल द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द सेम फेज, ऑल द पार्टिकल बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड्स वाइब्रेट इन द सेम फेज, और एनी टू कंसेक्यूटिव नोड्स वाइब्रेट इन द सेम फेज, ऑल द पार्टिकल बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स वाइब्रेट इन द सेम फेज। आपने बोला सर स्टेशनरी वेव की अगर हम बात करते हैं तो स्टेशनरी वेव में नोड के बीच के पार्टिकल जो होते हैं, नोड से नोड के बीच के पार्टिकल, ये सेम फेज में चलते हैं। अगर सब नीचे जा रहे हैं तो नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे। एंटी नोड से एंटी नोड के बीच के पार्टिकल सेम फेज में नहीं होते, आधे ऊपर होते हैं और आधे नीचे होते हैं, तो इनका वाइब्रेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होता है। नोड्स कभी वाइब्रेट करते ही नहीं है, तो ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, सारे के सारे नहीं करते हैं, आधे नीचे जाते हैं तो आधे ऊपर जाते हैं, अपोजिट फेज में रहते हैं। तो पहला लूप दूसरे लूप से हमेशा अपोजिट फेज में रहता है। नोड से नोड के पार्टिकल जो होते हैं वो बीच में सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास एनएससीपी 2018 का है। The empty earthen pitcher is kept under a water tap and start filling the water as the tap is opened. The pitch of the sound produced. साउंड की जो पिच है वो आपसे पूछी गई कितनी होगी, और जनरली हम लोग जब भी बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की बात करें, ऑर्गन पाइप की तरह बोला गया कि जैसे जैसे ये यहाँ से भरता जाएगा तो पानी की वैल्यू, तो यहाँ पर जो ओपन स्पेस है जहां पर एयर है उसकी लेंथ अगर एल है, तो हम सभी को पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी अगर वन एंड क्लोज है तो हम इसको लिख देते हैं 2n - 1 इंटू
वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन 2l। जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही होंगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज 2n-1 इंटू बी अपॉन 2l। अगर मैं स्टैंडिंग वेव के करस्पॉन्डिंग बातचीत कर रहा हूं तो हम यहां पर बोल सकते हैं द फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन l। लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ पर जो भी साउंड वेव डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की पैदा हो रही होंगी, जो यहाँ पर रेजोनेंस क्रिएट करेंगे या जो यहाँ पर साउंड हमको सुनाई पड़ रहा होगा करस्पॉन्डिंग टू ऑर्गन पाइप, वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने देखा भी होगा कि जैसे जैसे पानी भरने लग जाता है, और ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जैसे जैसे पानी भरता है वैसे वैसे साउंड बदलती चली जाती है। तो आपने कभी सोचा था कि कैसे क्यों साउंड बदलती है, फ्रीक्वेंसी क्या हो? तो आप पहचान जाते हैं कि देखो सर पानी बदल रहा है, सर आवाज बदल गई, आपको अपने आवाज से समझ में आता है पानी भर गया ऊपर तक, राइट? पता चलता है। क्यों पता चलता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती चली जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है या पिच लगातार बढ़ती चली जाती है। तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू पिच। जितना हाई फ्रीक्वेंसी उतनी हाई पिच। याद रखना, फ्रीक्वेंसी और पिच आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी और पिच आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। बोला गया स्टूडेंट व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट विद द सोनोमीटर व्हिच एक्सपेरिमेंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर मिस्ड आउट सम ऑब्जर्वेशन। However, he claimed that three resonating frequency for a given tuning fork are 84, 140 and 224 hertz. The speed transverse wave on the wire is, तो स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था विद अ सोनोमीटर विच सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, मिस्ड आउट सम ऑब्जर्वेशन। उसने कुछ ऑब्जर्वेशन छोड़ दिए। तो आपने बोला कि सर कुछ कहानी, इसका मतलब कुछ ऐसी रही होगी। ये डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है, अब उसने यहां से फ्रीक्वेंसी बनाई होगी, तो उसको निकालना होगा कि क्या कब यहां रेजोनेंस होगा। जब यहां रेजोनेंस होगा तो आपको निकालना। उसने कहा देखो भैया, उसने कुछ फ्रीक्वेंसी मिस कर दी ऑब्जर्वेशन, लेकिन उसने ये बता दिया कि सर देखो हमने लगभग लगभग यहां पर निकाला है 84 पे, 140 पे और 224 पे, ये फ्रीक्वेंसी मुझे ऑब्टेन्ड हुई है करस्पॉन्डिंग टू दिस लेंथ। ये दोनों, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये 84 है, ये 140 है और ये 224 है। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। और अगर यही फ्रीक्वेंसीज यहां पर हैं, तो मैंने कहा पहले बताओ ये है क्या? तो आपने कहा सोनोमीटर दोनों एंड पर फिक्स होता है। आपने कहा यस बिल्कुल होता है। अगर दोनों एंड पर फिक्स होता है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपने लिखा NV/2L। मैंने कहा अरे वाह मेरे दोस्त। तो आपने कहा अगर 84 140 हो रहा हो तो इसकी बेस फ्रीक्वेंसी कैसे पता करें? बेस फ्रीक्वेंसी कैसे पता करें? इसको करने का बहुत सिंपल होता है कि अगर ये कुछ एन होगी, ये एम होगी, ये NMO मान लें, तो ये किसी ना किसी एन के मल्टीपल होंगे। इसको लिखा जा सकता है N1 एक कांस्टेंट मल्टीपल होगा V/2L का, ये N2 V/2L का मल्टीपल होगा, और ये हो गया N3 ये V/4L का मल्टीपल। तो आपने कहा इनका कॉमन मल्टीप्लायर ढूंढ लिया जाए। तो 84 का अगर और 140 का अगर कॉमन मल्टीप्लायर ढूंढने की कोशिश करें तो बताओ क्या है बेस मल्टीप्लायर? डिवाइड कर देता है। तो इनका सबसे कॉमन मल्टीप्लायर जो बनेगा, आई थिंक ये आ जाएगा 3 इंटू 28, ये आ जाएगा 5 इंटू 28 और ये आ जाएगा 8 इंटू 28। तो इसका मतलब ये थर्ड हार्मोनिक है, ये फिफ्थ हार्मोनिक है और ये एट्थ हार्मोनिक है। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा सर इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो इससे इसको वो देख लेंगे, दैट इज कमिंग आउट टू बी 28 हर्ट्ज, जो सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी होगी 28 हर्ट्ज होगी। 28 हर्ट्ज हो गई। आपने कहा सर इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी 1 तो ये हो गया 28 हर्ट्ज। फंडामेंटल है वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन 2। एल कितना हो गया? आपने लिखा 80 सेंटीमीटर, तो इंटू 10 की पावर मतलब अपॉन 100। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगा निकल के 28 इंटू 2 इंटू 80 अपॉन 100। ये 0 से 0 चला गया, 8 दूनी 16 और बटे 10 कर देंगे तो वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आ जाएगी बेटा? 28 28 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड 448 44.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो यहाँ से हमने बेस फ्रीक्वेंसी निकाल ली, क्योंकि हमें कुछ एन, हमको सबसे पहले देखना है अगर सोनोमीटर दोनों एंड पे फिक्स है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी एक कॉमन मल्टीपल के रिस्पेक्ट में बढ़ रही होंगी। ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर ये 84 140 थी तो हमने इनकी कॉमन फ्रीक्वेंसी सोचा कि किससे मल्टीप्लाई हो रही होंगी लगातार, तो हमने इनका इंटीजर मल्टीपल देखा कॉमन कौन सा है, तो आपने कहा सर इसका 28 जो है वो कॉमन मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है।
राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे माय फ्रेंड। और आई थिंक आप लोगों को ये पूरा सेशन बेहतर लगा होगा, आपने चीजों को किया होगा। और अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए भी हैं, दैट आई थिंक यू शुड सॉल्व इन योर होमवर्क पार्ट। पूरे क्वेश्चन आप ऑब्जर्व कर लीजिए, यहां मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ेंगे। डॉपलर इफेक्ट, स्टैंडिंग वेव, ऑर्गन पाइप ओनली, सिर्फ यही। अब ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, एनएसईपी में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बच्चों। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड सॉल्व दीज क्वेश्चंस और गेट द कॉन्फिडेंस इनसाइड यू। यस, आप फोड़ सकते हैं। जितनी थ्योरी की आवश्यकता थी वो थ्योरी मैंने पूरी बताई है। अब मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ऑल द कंसेप्ट्स आर टेकन केयर ओवर हियर। दिस मस्ट बी डन फ्रॉम योर साइड। जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि आपको पीवाईक्यूज सभी एक जगह नहीं मिलते, इसलिए सारे पीवाईक्यूज मैंने एक जगह लाके आपके सामने दे दिए हैं, ताकि आप लोग इस पीवाईक्यूज को अच्छे से बेहतर तरीके से सॉल्व कर लें। रिवीजन में एचसीवी जरूर सॉल्व करें। एचसीवी इज मस्ट, एचसीवी इज मस्ट। आप एचसीवी साउंड वेव की सॉल्व कर लीजिए, आपकी एनएसईपी की तैयारी अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतर। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हैव अ वेरी ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग, कीप लाइफ। थैंक यू।